प्रश्न बताइए। प्रश्न तो ऐसे कल जो आपने वो बताया कि व्यापक और स्थापित मूल्य एक ही मतलब कनेक्टिविटी वो मिल रही है। जो स्थापित मूल्य है विश्वास, तो व्यापक का ही एक वो है कि जो हम उसको देख सकते हैं। और ओवरऑल अस्तित्व का जो डिजाइन है इसमें मतलब सब नियम पूर्ण है और पूरा नियम पूर्ण है। सिर्फ कल्पनाशीलता जो है मानव में और कर्म स्वतंत्रता वही चीज है कि जो पूरे अस्तित्व के डिजाइन में कहीं भ्रमित अवस्था में जाता है या जागृति में जाता है। तो कल्पनाशीलता क्या है? तो एक आशा विचार इच्छा का एक सम्मिलित रूप को हम कल्पनाशीलता बोलते हैं, जैसे मैंने भी कहीं पढ़ा है ऐसा। तो वस्तु रूप में क्या है? और वो व्यापक, क्योंकि सब तो व्यापक तो सब जगह से पारगामी है, तो वो पारगामी है और कल्पनाशीलता से भी पारगामी है। या क्या बोले उसको, कैसे उसको वर्ड दे, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मगर वो जो अगर है, तो कल्पनाशीलता का ऐसा डायरेक्शन क्यों गया कि जिसमें भ्रमित और जागृति में वो गया है? कल भी इस मुद्दे पे बात की थी, लेकिन इसमें क्या है कि जो विकास क्रम विकास है उसमें जीव चेतना, जिसको अपन जीवावस्था कह रहे हैं, और बढ़ाना है भाई। तो क्योंकि जीवावस्था से ज्ञानावस्था में जो है विकास हुआ है, तो जो जीवावस्था का संस्कार है वो ज्ञानावस्था में लेके आता है जो जीवन है। तो जैसे पदार्थावस्था से प्राणावस्था आती है, तो प्राणावस्था में पदार्थावस्था का गुण धर्म है उसमें समाया रहता है। उसी तरीके से जीवावस्था में पदार्थावस्था प्राणावस्था का गुण धर्म समाया रहता है। तो जब ज्ञानावस्था आती है तो उसमें ये तीनों का गुण धर्म रहता है। और क्योंकि जड़ ही चेतन हुआ है, इसलिए जड़ के अध्यास भी जो है वो जीवन में रहते हैं, क्योंकि जड़ परमाणु जो है वही चैतन्य में संक्रमित होता है, इसलिए जड़ के अध्यास जो है वो चैतन्य में भी रहते हैं। तो जब वो जीवावस्था में आता है तो वो अपने को जड़ मान के या प्रकृति मान के या शरीर मान के ही जीता है। तो इसलिए जीवावस्था में, जिसको अपन जीवात्मा कहते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो पदार्थावस्था है, जो प्राणावस्था है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। वो नियम नियंत्रण में ही, अपने स्वभाव गति में ही है। उसी स्वभाव गति को स्वीकार करते हुए जीवन जो है वो जीवावस्था में जीता है, इसलिए जीवावस्था में भी स्वभाव गति दिखती है, अपना आचरण दिखता है, इसलिए सभी जीवों का आचरण निश्चित है। लेकिन जैसे ही और विकसित होता है तो ये संस्कार तो लेके ही आ रहा है, पदार्थावस्था का गुण धर्म है ना, और प्राणावस्था का गुण धर्म जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर जीवावस्था का गुण धर्म जिसको हम लोग जीवावस्था का स्वभाव कह रहे हैं, है ना, वो भी लेके आता है और जीने की आशा को भी लेके आता है। लेकिन इसके साथ उसमें एक नई चीज का उदय हो गया है, जिसको कह रहे हैं कि सुख की आशा, सुख पूर्वक जीने की आशा, है ना। तो मानव एक ऐसी इकाई है जो केवल जीने मात्र से संतुष्ट नहीं होती है ना, वो सुख पूर्वक जीना चाहती है। तो ये जो जीवावस्था का संस्कार है, विषय है, प्रवृत्तियां हैं और धर्म है, ये ज्ञानावस्था के मानव में आ गया। तो इससे वो तृप्त नहीं होता है, इसलिए तृप्ति के लिए प्रयास करता है। तो आदिकाल से मानव जो है वो ज्ञानावस्था के स्वभाव धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रयास कर रहा है। तो उसमें ये बाधक होता है, जो जीवावस्था का संस्कार है वो बाधक होता है। तो इस बाधक होने के कारण से उसमें पीड़ा बनती है, पीड़ा ही प्रेरणा बन जाती है। जैसे अभी हम लोगों के अंदर पीड़ा है, इसलिए प्रेरणा है कि हमको इस पीड़ा से निकल के अपने मानवीयतापूर्ण आचरण में संक्रमित होना है। और मानवीयतापूर्ण आचरण में संक्रमित होने के बाद उसकी निरंतरता है, उसी के बाद मानव दिव्य मानवीयता है। तो जड़ ही चैतन्य हुआ, इसलिए जड़ के अध्यास जो है वो चैतन्य में रहते हैं। कल भी जैसे बताया था कि जो भी 5 बल होते हैं, वही 5 बल जीवन में मनोरथी चित्त बुद्धि आत्मा के रूप में 5 बल हैं। जो 5 शक्तियां होती हैं, है ना, जिसमें ताप है, प्रकाश है, चुंबक है, आकर्षण है, विकर्षण, ये सब जो 5 प्रकार की शक्तियां जड़ प्रकृति में रहती हैं, वही शक्तियां आशा विचार इच्छा
पीताम्बरा प्रामाणिकता के रूप में चैतन्य में संक्रमित होती हैं। तो इससे पता लगता है कि जड़ परमाणु भी चैतन्य के रूप में संक्रमित हुआ है। तो जड़ परमाणु की निरंतरता है, शाश्वतता है, इसलिए चैतन्य की भी शाश्वतता है, निरंतरता है ना? ये होता है। फिर जब हम अपना स्वयं का अध्ययन करते हैं, या मानव जाति ने स्वयं का जो अध्ययन किया, उसमें ऐसा पाया कि मरने के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है, और फिर वो पुनः पुनः शरीर में आके अपनी जागृति को प्रमाणित करने का प्रयास करता है ना? इस क्रम में रहता है। तो जब तक मानव जो है वो जागृति को प्रमाणित नहीं कर लेता है, तब तक उसमें श्रम का विश्राम नहीं है। मानव में जो श्रम है वो समस्याओं के रूप में है, जिसको हम लोग समस्या के रूप में पहचान रहे हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग स्तर पे। तो समस्याओं का समाधान, उसी को श्रम का विश्राम कह रहे हैं। तो श्रम का विश्राम का मतलब है जब मानव जो है जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो जाता है। जीव चेतना में मानव है, इसका प्रमाण ये है कि वो धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ में बटा हुआ है। क्योंकि जो जीव है वो समुदाय चेतना में रहते हैं ना, समूह में रहते हैं। तो मानव भी समूह में रहता है, क्योंकि मानव एक ही इकाई है, इसलिए मानव को एक इकाई के रूप में रहना चाहिए, जिसको अपन अखंड समाज कह रहे हैं। तो धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ में रहने के कारण सभी समुदायों की अपनी अपनी सीमा है, इसको समुदाय चेतना कहते हैं। समुदाय चेतना में दो तीन प्रवृत्ति रहती है। एक प्रवृत्ति रहती है स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार। हर समुदाय जो है अपने को दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ माने रहता है। दूसरी प्रवृत्ति रहती है सीमा सुरक्षा की, है ना? हर समुदाय अपनी समुदाय की जो भौतिक सीमा है, जहां तक वो फैला है ना? जैसे हिंदू स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, क्रिश्चियन स्टेट है, ऐसे हम लोग स्टेट देखते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री के रूप में। ये भी होता है, कई स्टेट मिलके मुस्लिम स्टेट है, कई स्टेट मिलके क्रिश्चियन स्टेट है, बौद्ध स्टेट है। तो वो अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री का भी विस्तार करना चाहते हैं। जैसा हमने इस्लाम का देखा, इस्लाम ने बहुत सारा विस्तार किया, क्रिश्चियनिटी ने बहुत सारा विस्तार किया। दूसरा, वो बौद्धिक सीमा को भी, है ना, अपना बनाए रखना चाहते हैं, या बौद्धिक सीमा का भी विस्तार करना चाहते हैं। बौद्धिक सीमा के लिए सभी धर्म के लोग धर्मांतरण करते हैं, ताकि उनकी बौद्धिक सीमा का विस्तार हो सके। और कट्टरता को अपनाते हैं, क्योंकि यदि कट्टरता नहीं होगी तो उस स्थिति में वो दूसरे धर्म में जा सकता है। उनका जो समुदाय का जो व्यक्ति है, यदि वो लिबरल हो गया है ना, तो लिबरल होगा तो धर्मांतरण हो जाएगा। इसीलिए वो कट्टरता को, है ना, बनाए रखते हैं। कट्टरता कई प्रकार से होती है, कपड़े के रूप में होती है, उपासना पद्धतियों के रूप में रहती है, आहार पद्धतियों के रूप में रहती है। उसके लिए कट्टरता का दबाव बनाते हैं, है ना। तो हर समुदाय जो है उसमें इसी में जीता है, और इसी के कारण से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो मानव जाति में जो युद्ध और हिंसा है वो समुदाय चेतना बस है, समुदाय चेतना जीव चेतना बस है। इससे मुक्ति के लिए क्या है? तो नागराज बाबा जी बोल रहे हैं कि इससे मुक्ति का एक ही तरीका है कि मानव चेतना में संक्रमित किया जाए, यानी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ की दीवारों से ऊपर उठ के मानव चेतना में संक्रमित किया जाए। मानव चेतना में यदि मानव जाति संक्रमित होती है तो बाउंड्री खत्म हो जाएगी, बाउंड्री लेस हो जाएगा, है ना, बाउंड्री लेस सिविलाइजेशन। बाउंड्री लेस यदि सिविलाइजेशन होती है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म। फिर युद्ध किससे करेंगे? और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट न्यायपूर्ण व्यवहार से समाप्त हो जाता है। यदि हम संबंध, और संबंध के आधार पे परिवार, परिवार के आधार पे परिवार समूह, परिवार समूह से ग्राम, ग्राम समूह, इस तरीके से विश्व परिवार तक यदि हम न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में संक्रमित होते हैं, तो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होता है। जैसे परिवार में न्याय के साथ जीते हैं, तो परिवार में जो आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट का मूल कारण क्या है, ये समझ में आता है। तो हम रुचि के आधार पे परिवार की नीतियों को या व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करें, जबकि रुचियां सबकी अलग अलग होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में जो रुचियां होती हैं वो सबकी अलग होती हैं। जैसे हम कहें कि सब लोग एक ही जैसा कपड़ा पहनेंगे, एक ही जैसा खाना खाएंगे, है ना, या मुझे जो अच्छा लगता है वही मेरे बच्चे खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, है ना, घर बनाएंगे, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि रुचियां सबकी अलग अलग है। तो जो
परिवार को यदि रुचि मूलक से मूल्य मूलक स्थिति में ले जाते हैं, उस स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त हो जाते हैं। मूल्य मूलक का मतलब है कि विश्वास सब में एक जैसा होता है, स्नेह सब में एक जैसा होता है, ममता एक जैसी होती है। तो मूल्यों के आधार पे नीति को, विधि को, है ना, निश्चित करना परिवार में। मूल्यों के आधार पर करने से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाता है। ये जो रुचि मूलक आस्वादन है वो शरीर मूलक है ना। शरीर में जो इंद्रियां हैं उसके आधार, उसका जो प्रभाव जीवन में जाता है, जीवन उसको स्वीकार करता है ना। उसके आधार पे उसमें रुचि मूलक प्रवृत्ति बनती है। रुचि मूलक प्रवृत्तियों के आधार पे जीने जाते हैं तो पता लगता है कि जो रुचियां हैं वो क्षणिक होती हैं। हमको एक समय लाल रंग अच्छा लगता है, एक समय पीला, एक समय हमको नीला रंग अच्छा लगता है ना। रंग हमारे बदलते रहते हैं, स्वाद बदलता रहता है ना। आप कोई चीज खाते रहते हैं, फिर लगता है नहीं यार कुछ टेस्ट चेंज किया जाए। इसीलिए जो रुचि मूलक आस्वादन है वो परिवर्तनशील है और वो टेम्परेरी है ना। और उसमें जो सुख है वो भी टेम्परेरी है ना। कुछ समय के लिए आंख से जैसे कोई पेंटिंग लगा दो, है ना, या दीवार में कोई कलर कर दीजिए, है ना, तो कुछ समय के बाद लगता है यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, कलर चेंज किया जाए, पर्दे का कलर चेंज कर दिया जाए, ऐसा लगता रहता है। गाड़ी का कलर चेंज कर दें, है ना, या खाने पीने का स्वाद बदल दें, आज ये खा लिया कल वो खा लिया, ऐसा। तो रुचि के आधार पे जीने जाते हैं तो उससे समस्याएं पैदा होती हैं और जीवन में अस्थिरता अनिश्चितता आती है ना। मूल्यों के आधार पे जीते हैं तो स्थिरता निश्चितता आती है ना। फिर प्रयोजन के साथ हम रुचियां जो है वो प्रयोजन के अर्थ में निश्चित कर लेते हैं। जैसे आहार को हम निश्चित कर लेते हैं, आहार का प्रयोजन पोषण है, तो ऐसा आहार का चयन करते हैं जिससे शरीर का पोषण होता है। शरीर का पोषण होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है तो शरीर से समस्या नहीं होती है ना। तो यदि हम प्रयोजन के अर्थ में कपड़े, घर, गाड़ी, जो भी संसाधन है, यदि प्रयोजन के अर्थ में कर लेते हैं तो वो सीमित और निश्चित हो जाते हैं। प्रयोजन के अर्थ में नहीं करते हैं तो हम भटकते रहते हैं। जैसे हम जूते पहनते हैं तो जूते पहनने का प्रयोजन पैर की सुरक्षा है। यदि हमने जूता किसी दूसरे का देख के तय किया है तो जूता बदलता रहेगा, है ना। फिर कोई नया डिजाइन दिखेगा, लगेगा ये भी मेरे पास होना चाहिए। फिर पता लगेगा घर में जूतों का बाढ़ आ गई, तो फिर एक कबोर्ड बनाएंगे कि भाई हमारा जूता, फिर इनके जूते, फिर उनके, ऐसा। क्योंकि आप फेंक भी नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि फिर आप कोई नया जूता लाए, कुछ दिन बाद लगेगा कि नहीं ये पुराना वाला पहनना चाहिए। जैसे हम कपड़े में भी यही करते हैं, तो हम कपड़े इकट्ठे करते चले जाते हैं ना, फिर बदलते रहते हैं। फिर कई बार ये भी होता है कि कोई कपड़ा खरीदा, वो एक ही बार पहना, फिर वो रखा हुआ है ना, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। और हम दे भी नहीं पा रहे किसी को, भाई हमको नहीं पहनना तो हम किसी को दे दें, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा घर भरता चला जाता है ना। जितना घर भरता है उतना समस्या भी पैदा होती है। जैसे आपके पास ज्यादा कपड़े हो तो रोज आपको टेंशन रहता है आज क्या पहने। है? तो फिर इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये रुचि मूलक आस्वादन बदलते रहते हैं तो इसके आधार पे उत्पादन भी हमको ज्यादा करना पड़ता है। रुचि मूलक आस्वादन के आधार पे तो बाजार बढ़ता जाता है, बाजार बढ़ता जाता है, बाजार में रुचि मूलक वस्तुएं बढ़ती जाती है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कंज्यूमरिज्म बढ़ता जाता है। कंज्यूमरिज्म के लिए कंज्यूमरिस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, उत्पादन बढ़ता जाता है, उसमें दुरुपयोग बहुत होता है। जैसे अभी इतना कपड़ा हम बना चुके हैं कि पूरी मानव जाति को हम 10 साल कपड़ा नहीं बनाए तो आराम से चल सकता है, इतना कपड़ा हम बना चुके हैं। लेकिन हम तय ही नहीं कर पाते कि अब हमको रोकना है प्रोडक्शन, क्योंकि रोकेंगे तो इकोनॉमिक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कपड़ा बनाने वाले कपड़ा बनाते रहते हैं, फिर वो इसमें भी दिमाग लगाते रहते हैं हम ऐसा क्या कर दें कि आप खरीद ही लो, है ना। तो उसमें बहुत रिसर्च करते हैं, R&D वर्क चलता रहता है ना। तो कभी ऐसी गर्दन, कभी वैसी गर्दन, कभी आधी बाएं, कभी इधर से काट दिया, कहीं उधर से काट दिया। तो आपको कुछ नवीन लगना चाहिए, है ना, ताकि उनका बाजार चलता रहे, उससे उनका दाल रोटी चलती है, उनका उनका वो सब चलता है। तो उसका जो दबाव है वो प्रकृति पे आता है। अभी हम जितना भी उत्पादन करते हैं उस सबका दबाव प्रकृति पे आता है, प्रकृति में असंतुलन होता है। तो जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज्यादा हम जोड़ जोड़ के रखे रहते हैं, संग्रह करते हैं, है ना।
तो ये संग्रह का जो दबाव है, वो प्रकृति पे आता है। प्रकृति पे आने में प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है ना, प्राकृतिक जो मतलब सबका रॉ मटेरियल प्रकृति से ही आता है। सबका रॉ मटेरियल तो इसके हिसाब से भी प्रकृति पे दबाव आता है। नेचुरली प्रकृति पे दबाव आएगा। जैसे हम लोगों ने कल कार की बात की, है ना? पूरे दुनिया में जितनी कारें हैं, पूरी दुनिया में, उसका यूटिलाइज़ेशन 15% से ज़्यादा नहीं आता। आप अच्छे से गणित लगा के देख सकते हैं। 15% मैक्सिमम है मतलब, उससे कम ही रहता है। बहुत सारे परिवारों में जैसे जो सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं, है ना? तो वो अपने घर से निकले, ऑफ़िस चले गए, ऑफ़िस से निकले, घर आ गए। इतना यूज़ है कि दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है या आधा घंटा लगता है ना? जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से। बड़े शहरों में 1 घंटा लगता है, जैसे दिल्ली-विल्ली में जाना, ट्रैफ़िक जाम के कारण लगता है वो भी। यदि ट्रैफ़िक जाम नहीं हो, और ट्रैफ़िक जाम क्यों है? क्योंकि आवश्यकता से अधिक गाड़ी है। ट्रैफ़िक जाम नहीं हो, जैसे आपको दादर से फोर्ट जाना है, तो 1 घंटा लग जाता है, और यदि ट्रैफ़िक जाम नहीं हो तो 15 मिनट भी नहीं लगता दादर से फोर्ट जाने में, है ना? मुंबई में। तो मूल समस्या ये है कि हमने आवश्यकता से अधिक गाड़ियाँ बना ली। जैसे अभी ओला कंपनी वाली है, तो ओला के कारण से क्या है, हमको जब आवश्यकता है फ़ोन किया, गाड़ी घर के सामने खड़ी है, अपने चले गए, है ना? छोड़ दी, ताकि उसका यूटिलाइज़ेशन आप देखेंगे तो कम से कम 50% होता है, ओला कंपनी की गाड़ियों का यूटिलाइज़ेशन। यदि सोसाइटी यूटिलाइज़ेशन को ही समझ ले, है ना? जिसको अपन सदुपयोगता कह रहे हैं, तो ये जो 85% से ज़्यादा कारों के ऊपर जो मिनरल रिसोर्सेज लगा है, ह्यूमन रिसोर्स लगा है, इकोनॉमी लगी हुई है ना? और उसके कारण से जो वातावरण के ऊपर दबाव आया है, जिससे प्रदूषण हो रहा है ना? पेट्रोलियम रिसोर्सेज पे दबाव है, सड़क के ऊपर जो दबाव है, ट्रैफिक का जो दबाव है, यदि हम इसको माइनस कर दें, तो अभी 15% गाड़ियाँ जो हैं, उससे जितना कम्युनिकेशन होता है, उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन ईज़िली हो सकता है। क्योंकि मतलब सड़क पे 85% लोड कम हो जाएगा गाड़ियों का, है ना? कॉलोनियों में कम हो जाएगा। अभी मैं देखता हूँ कि लोग 5-5 करोड़ के घर बनाते हैं और कार पार्किंग को लेके झगड़ते हैं, हर हर कॉलोनी में। मतलब ऐसा मैंने तो कोई देखा नहीं, मैं जहाँ मुंबई में था वहाँ पे इतना झगड़ते थे, है ना? सायन में एक घर में रहता था, वहाँ पे लोग कार पार्किंग को लेके रोज़ ही झगड़ा होता है। उनसे कहते थे कि भई आप अपनी पार्क वहाँ करो, वो जानबूझ के वहीं खड़ी कर दें, ताकि आप आओ और चिल्लाओ। है ना? ऐसे ही अभी आदित्य में थे, आदित्य में पार्किंग को लेके रोज़ ही कोई ना कोई तो गरम हो ही जाता था। इधर क्यों कर दी, इधर क्यों? इधर वो कहला ये तो उनके लिए रिज़र्व है। बड़ा मुश्किल है ऐसा। तो मानव जाति सदुपयोगता नहीं सीख पा रही, है ना? सदुपयोगता क्यों नहीं सीख पा रही? क्योंकि इंद्रिय मूलक विधि से जी रहे हैं, रुचि मूलक विधि से जी रहे हैं। रुचि मूलक विधि परिवर्तनशील है, परिवर्तन है, इसलिए आपकी आपके पास वस्तुओं का भंडार लगता जा रहा है। वस्तुओं के भंडार का प्रभाव जो है वो आपके उत्पादन पे आ रहा है, उत्पादन का जो प्रभाव है वो वातावरण पे जा रहा है। तो वातावरण में असंतुलन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, आदि-आदि बहुत सारी चीज़ें आप लोग सब समझते ही हैं ना, वो सब बढ़ रहा है। ओज़ोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना? उसके कारण से मौसम क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज फिर से एक इकोनॉमिक साइकिल को डिस्टर्ब करता है। जैसे धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, यदि मान लीजिए वो 200 किलोमीटर सरक जाए, तो 200 किलोमीटर में धान पैदा नहीं होगा, फिर गेहूँ पैदा होगा। तो हमने धान के लिए जो धान की मिलें लगा रखी हैं, है ना? राइस मिल जो लगा रखी है, वो बेकार हो जाएँगी। तो इकोनॉमी चेंज होती है। फिर जो धान को पैदा करने का जो श्रम का अभ्यास वहाँ पर पड़ा है, उस एरिया में, वो अभ्यास फिर गेहूँ के लिए करना पड़ेगा, फिर 10-15 साल लगेगा। तो जिसको हम लोग एल नीनो इफ़ेक्ट कह रहे हैं ना, एल नीनो इफ़ेक्ट आता है उस तो ये सब हुआ है। जैसे अभी राजस्थान के रेगिस्तान जो है, वहाँ पे पानी ज़्यादा गिरने लगा, तो इसलिए वहाँ हरियाली आ रही, और हरियाणा के में पानी कम हो गया है, जहाँ पे बहुत पानी होता था, या जो ईस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पे पानी कम हो रहा है। तो वहाँ पानी कम होने से क्या हो रहा है कि जो खेती की ज़मीन है, वो रिवाइंस में बदल रही, बीहड़ में बदल रही। बीहड़ समझते हैं? रिवाइंस तो आप समझते ही होंगे। जहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, ज़मीन ड्राई हो जाती है, बंजर हो जाती है ना? तो
एक बंजर होती है जिसमें मुरुम होता है, और एक होती है कि मट्टी है और मट्टी में पानी नहीं है। तो मट्टी का लेयर तो मोटा है, पता लगा कि 70-80 फुट तक मट्टी का लेयर है और पानी नहीं है, ड्राई हो गई मट्टी, तो उसमें उत्पादन नहीं होता है। फिर जब बरसात होती है तो मट्टी कट जाती है तो मट्टी के टीले बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि ग्वालियर से, भिंड मुरैना से होते हुए आगरा तक आप जाओगे तो सब जगह दोनों तरफ आपको बीहड़ दिखेंगे, ऐसे टीले टीले मट्टी के। वहां पे ना आदमी रह सकता है, क्योंकि आप टीले में कैसे रहोगे, छोटे छोटे टीले हैं। और फिर वो हर बरसात में तो कई गांव के गांव जो है वो तबाह हो गए। जैसे ये गांव है मट्टी के टीले पे, और बरसात हुई तो मट्टी कट गई तो घर गिर गया, है ना, गांव के गांव गिर गए। तो अभी पिछले कम से कम 200-300 गांव जो है खत्म हो गए रिवाइज में, है ना, क्योंकि ड्राई ने दो, और ये दोनों कारणों से हुई। ग्राउंड वाटर निकालने से भी हुई, और दूसरा ये कि क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज होने से बरसात जो है वो रेगिस्तान में ज़्यादा हो, रेगिस्तान में हरापन। मैं जब सरदार शहर गया था तो वहाँ जितने पेड़ थे तो 5 साल के बाद वो पेड़ लगभग डबल हो गए थे। मतलब इतना ज़्यादा चेंज आया। जो आंधी आने का जो क्रम था, जब हम गए थे तो काली आंधी आती थी, पीली और काली आंधी, और साल में कम से कम 20 बार 25 बार आती थी। और जब हम निकल के आए 5 साल बाद तो साल में एक आधी बार काली आंधी आती थी। इतना चेंज जो है वो सरदार शहर में। अमरकंटक में बाबा जी बताते थे कि हर साल ठंड में बर्फ जम जाती थी। अभी पिछले कई सालों से बर्फ नहीं जम रही है ना, या कभी कभी छोटी सी पतली लेयर जो है झील पे जमती है। बाकी जो है तो ये चेंज हो रहा है, और उसका असर जो है आदमी के शरीर के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए उत्पादन को लेकर व्यवस्था के अर्थ में उत्पादन को सुनिश्चित करने की जरूरत है, नियम के अर्थ में, है ना। वो कैसे ठीक होगा, तो प्रवृत्तियों का परिमार्जन से होगा। प्रवृत्ति परिमार्जन से ही हम ये सब बदल सकते हैं, नहीं तो बदल नहीं सकते, है ना। अच्छा, हम किसी से ये भी नहीं कह सकते कि तुमको पीला रंग अच्छा लगता है तो नहीं, तुम पीला मत पहनो, हरा पहनो, ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना। लेकिन जब हम मूल्यों पे जीने लगते हैं तो कपड़ों पे ध्यान खत्म हो जाता है, स्वाद पे ध्यान खत्म हो जाता है। ज्यादा ध्यान जो है ना वो मूल्यों के ऊपर रहता है। विश्वास सम्मान का जो सुख है, स्नेह का जो ममता वात्सल्य का सुख है वो ज्यादा होता है। तो बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो यदि आत्मीयता रहती है तो वस्तुएं नहीं दिखती, है ना। आत्मीयता कम होती तो वस्तु ही वस्तु दिखती है ना। फिर हमको उनका सोफा दिखेगा, दीवार दिखेगी, फर्नीचर दिखेगा, उनकी गाड़ियां दिखेंगी, है ना, दीवार के रंग दिखेंगे, पेंटिंग दिखेगी, ये ज्यादा दिखता है ना, जब आत्मीयता नहीं रहती। आत्मीयता रहती है तो ये गौण हो जाता, दिखता ही नहीं, है ना। तो इससे पता लगता है कि मूल्य मूलक विधि से जीने से वस्तुओं पे अपने आप प्रवृत्ति परिमार्जन पूर्वक वस्तुओं से ध्यान हट जाता है ना। वस्तुओं पे ध्यान देने से फिर हमारी उसी की स्पर्धा शुरू होती है। हम देख देख के ही चीजें लेते हैं, है ना, और यूटिलाइजेशन का ख्याल नहीं रखते, स्पर्धा का ध्यान रखते। उनके पास है तो हमारे पास होना चाहिए, इस विधि से जीते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, वस्तुएं बढ़ती जाती है। फिर मेरे पास उनसे ज्यादा हो तभी मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना। मेरे, मान लीजिए उनके पास 14 इंच का टीवी है, हमारे पास 17 इंच का हो, और उनके 22 इंच का हो, या हमारे पास बड़ा होम थिएटर हो, तभी तो हम उनसे ज्यादा है, ऐसा बनेगा। तो इस विधि से वस्तुओं पे दबाव बनता जाता है और उसका यूटिलाइजेशन होता ही नहीं। कई दो प्रकार के लोग देखे मैंने। एक तो होते हैं जिनके यहाँ होम थिएटर लगा हुआ है और टीवी चलता रहता है पूरे 24 घंटे। सुबह उठे टीवी ऑन हो गया और रिमोट पड़ा रहता है, लोग अपने बदलते रहते हैं, नहीं तो चलता रहता अपना काम आम करते। दूसरे वो लोग होते हैं जो टीवी केवल लगा रहता है, उसका यूज ही नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं। उनके घर में टीवी लगा हुआ है, उपयोग नहीं करते। तीसरे वो भी लोग हैं, उन्होंने अपने अपने बेडरूम में टीवी लगा ली, सब अपना अपना देख रहे हैं। क्योंकि फिर झगड़ा होता है ना, मान लो एक ही रिमोट है ना, तो हमारी तो आदत है कि मेरे रिमोट से सब चले, जैसे मेरे कहने पे पूरा परिवार चले, है ना। तो मेरे रिमोट से सब दूसरा चले, ऐसा हमारा आदत है। तो भले हमको देखना नहीं है लेकिन रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि वो प्रवृत्ति है ना। हम भले सीरियल नहीं देख रहे हैं
लेकिन मान लो इन्होंने बदल दिया है तो हमको तुरंत दिमाग में आता है, यार ये क्या है, कुछ भी करते रहते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, कैसे बदल सकता हूँ? हाँ हाँ कैसे, तो जबकि पता लगता है कि देखने लायक वो टीवी में है ही नहीं, है ना। यदि मान लीजिए आप सोशल सीरियल्स को देखें तो कुछ प्रकार की पॉलिटिक्स है, कुछ प्रकार की स्पर्धा है, कुछ प्रकार की विलासिता है, फार्मूला है। हम लोग उसको फार्मूला सीरियल या फार्मूला फ़िल्म बोलते हैं। हमको पता है आपकी जेब कैसे काटना है ना? तो आपकी जेब काटने के लिए हमको पता है आपको क्या चीज़ें जो हैं प्रभावित करती हैं। उस पे R&D करके हम एक फ़िल्म बना लेते हैं। हर फ़िल्म से जो है 10, 25, 50, 100 करोड़ कमा लेते हैं, है ना? वो ऐसा जो है चलता रहता है। हम बेवकूफ़ बनते रहते हैं, है ना? हमको जो देखना नहीं है, वो हमको देखना है। उसके लिए रिसर्च वर्क करते हैं। हम जिससे असहमत होते हैं, धीरे-धीरे टीवी देखते-देखते कब सहमत हो जाते हैं, हमको पता नहीं लगता है। क्योंकि इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं लोग, करोड़ों रुपए रिसर्च में लगाते हैं। आपकी प्रवृत्तियों को कैसे बदलना है, उनके व्यवसाय के हित में, है ना? करते हैं। क्योंकि मैं मीडिया पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं सब चीज़ों की बारीकियों को समझता हूँ। जैसे टेलीविज़न आया था, तो टेलीविज़न लोकप्रिय नहीं हो रहा था क्योंकि रेडियो चलता था उस समय, रेडियो आसान था। तो टेलीविज़न लोकप्रिय कैसे हो, इस पे बहुत रिसर्च हुआ। तो उन्होंने कहा थोड़ा-सा सेक्स, थोड़ी-सी वायलेंस, थोड़ी-सी विलासिता इनको डाला जाए। आप गूगल सर्च करोगे, आपको सब पेपर मिल जाएँगे, रिसर्च पेपर। तो उससे क्या होगा, व्यूअरशिप बढ़ेगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ेगा। ज़्यादा लोग देखेंगे तो डिमांड आएगी ना टीवी की, तो टीवी का इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री तो अभी टीवी की इंडस्ट्री बढ़ गई। ऐसा, ऐसे ही मोबाइल की इंडस्ट्री बढ़ती है ऐसे। क्या डालने से मोबाइल को ज़्यादा देखेगा आदमी, ज़्यादा देखेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अभी मोबाइल में आप देखिए कि जितना यूटिलिटी है, उस यूटिलिटी का हम लोग 10% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ना, 10%। जैसे मान लीजिए 200 यूटिलिटी है, 200 यूटिलिटीज़ हैं और हम 200 यूटिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, है ना? 10 से ज़्यादा यूज़ नहीं करते, 10, 12, 13, 15 इससे ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते। पेमेंट हम सबका कर रहे हैं, तो वो लोग रिसर्च करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 15 का आप करते हो, वो शायद 20 का करते होंगे, आप जो 15 करते ये दूसरे 10 और करते होंगे, ऐसे करके 200 की यूटिलिटी तो है उसकी। लेकिन ये जो सदुपयोगता है, ये हम समाज के स्तर पे तय नहीं कर पा रहे, शैक्षिक संस्थाओं में तय नहीं कर, उसके अनुसार मानसिकता को हम स्थापित नहीं कर पा रहे। उसके कारण से ये जो बाजार है, इसमें उपभोक्तावादी सामग्रियों का बाढ़ आ गया। उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों के साथ जीने में तृप्ति नहीं है। जैसे यदि हम संग्रह को समझने जाएं, तो संग्रह लोभ के बिना नहीं होता। लोभ है तभी संग्रह होगा, है ना? संग्रह होगा तो आपको शोषण करना पड़ेगा, चाहे प्रकृति का शोषण करें या किसी दूसरे आदमी का शोषण। शोषण होगा तो द्रोह होगा, शोषण होगा तो शोषण का विरोध होगा, विरोध होगा तो शोषण करने वाले को सिक्योरिटी चाहिए। अभी यूपी में आप चले जाइए, सभी पैसे वाले लोग जो हैं, उनको 10-10, 5-5 गनमैन चाहिए, है ना? या एमएलए, एमपीज़, मिनिस्टर्स हैं, उनको 5-5 गनमैन चाहिए। मेरे एक मित्र थे, मैंने वो किस्सा आपको सुनाया था। वो यूपी में मिनिस्टर थे, उनके साथ 4 गनमैन चलते थे। एक गाड़ी गनमैन वालों के पीछे, एक गाड़ी आगे और साथ में एक गनमैन उनकी गाड़ी में भी बैठता था। इसके बाद भी वो अपनी पिस्टल रखते थे। मैंने उनसे पूछा एक बार वो पिस्टल रखना भूल गए? तो मैंने वो गाड़ी वापस की, फिर घर गए, फिर पिस्टल रखी उन्होंने। लौट के आए, हम लोगों को एक हॉल बुक करना था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो मैंने कहा भैया आप लौट के क्यों गए थे? कहने लगे पिस्टल भूल गए। तो मैंने कहा इतने सारे गनमैन हैं, सब जो है एके वो अपना वो लिए हुए हैं, है ना? वो क्या होती है आजकल कारबाइन चलती है ना, AK-47 तो नहीं होती लेकिन ए कारबाइन होती ना, कारबाइन होती। हमने कहा इतने सारे, तो कहने लगे भैया कभी इनमें से किसी का दिमाग सरक गया?
है ना। जैसे इंदिरा पे सड़क गया था। तो क्या है कि एक तो वो सिक्योरिटी स्टेटस सिंबल हो गया, दूसरा भय है ही, आपको भय और अविश्वास है ना, अविश्वास बना ही हुआ है। तो ऐसा आदमी सुखी कैसे रहेगा? मैंने उनसे कहा कि भैया आप बहुत तनाव में रहते हो, आपके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिखती। तो कह ले क्या बात कर रहे हो, मेरे को क्या कमी है, सब कुछ है, हमको कोई दुख ही नहीं। हमने कहा आपको दुख नहीं है, लेकिन आप इतना टेंशन में दिखते हो। तो कह ले टेंशन तो रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता है। तो आप वो टेंशन को नहीं देख पा रहे, अपना जो चेहरे का जो दुख है वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका ध्यान तो विलासिता में है, बढ़िया ड्राइंग रूम है, फर्नीचर है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, और गनमैन खड़े हुए हैं, और सब नौकर चाकर लगे हुए हैं, और अपना राज्य भी चल रहा है ना। और पत्नी भी मेरे आदेश पे ही काम कर रही है ना, वो डिस्टर्ब नहीं कर रही, क्योंकि उसको भी बोलेंगे तू ज्यादा करेगी गोली मार देंगे। वहां गोली से ज्यादा कुछ भाषा ही नहीं बनती। हम बांदा गए तो बांदा में एक जगह हमारा शिविर था, तो हमने एक वकील साहब से पूछा कि आपके पास और खेती वेती भी है? उन्होंने कहा है। तो हमने कहा कितनी खेती है? तो कह ले 2 कतल की फसल हो जाती। हमको समझ में नहीं आया ये 2 कतल क्या चीज होती है। तो कह ले 2 मर्डर करने में जितना कोर्ट कचहरी का खर्चा लगता है उतना एक बार की फसल से निकला। पैरामीटर देखिए आप हैं? हम तो आज तक भूल नहीं पाए उस घटना। बांदा में अपने प्रेम सिंह को आप कभी पूछना है कि उनके यहाँ पूछो कि कितने भैया हैं आपके, कितने भाई बहन हैं, तो बहन की कोई गिनती नहीं होती, केवल भाइयों की गिनती होती है। और भाई को भाई नहीं कहते, लठैत कहते। कह ले हमारे यहाँ 4 लठैत हैं, उनके यहाँ 6 हैं, 6 लठैत हैं। लठैत मतलब 4 भाई हैं जो डंडा रख के चलते हैं ना, उनका डंडा उनकी हाइट से ऊपर होना चाहिए, अपनी हाइट से थोड़ा ऊंचा डंडा रखते हैं। पहले ऐसा था, धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको साइकिल में आदमी जा रहा है, लेकिन उसकी 12 बोर की बंदूक टंगी हुई है। ऐसे आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे, अपने यहाँ भी बुंदेलखंड। साइकिल पे फटे कपड़े में, गंदे कपड़े, साइकिल से जा रहे हैं, लेकिन 12 बोर की बंदूक अपने कंधे पे टंगी। पहले राइफल और 12 बोर ऐसा खूब चलता था। हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, मुन्ना शुक्ला नाम, आप जानते हो? उनके घर जब भी जाओ थोड़ी देर में वे राइफल निकाल लाते। उनके पास 10-12 प्रकार की राइफल है। वो बताते रहते हैं भैया ये टेलीस्कोपिक है, ये ऐसी है, ये पॉइंट है, अपन को सुनना ही नहीं। हम तो मिलने आए। अच्छा, उनके जीवन में वही ग्लैमर है, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है। मेरे पास 7 राइफलें हैं और सब ऐसी ऐसी हैं, उनकी ये खासियत। शुक्ला जी ने एक भी गोली नहीं चलाई होगी किसी को मारने के लिए, लेकिन राइफल है। एक एक दुबे परिवार था, तो हाँ, तो उनकी एक आदत थी, कोई भी बात में मैं गोली मार दूंगा, कोई भी आपने कुछ गड़बड़ किया, कहने ज्यादा नहीं, गोली मार देंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने अपने सगे बड़े भाई को गोली मार दी। एक दिन विवाद हुआ, तो उनको कहा कि गोली मार दें, गोली मार दी, और बाद में सरेंडर भी कर दिया। अब क्या करते, रोए, खूब रोए, भाई हमसे गलती से चल गई, है ना, खूब रोए, जेल में भी रोए, बहुत रोए कि मैंने अपने भाई को ही मार दिया। भाई आप बोलोगे किसी दिन एक्शन हो ही जाएगा, और पता नहीं किस पे हो जाएगा। तो ये सब प्रवृत्तियों को परिमार्जित करने की जरूरत है। इसलिए संपत्ति का, क्योंकि वो बस वो झगड़े में ही हो गई। तो रिसोर्सेस को हम तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब रिलेशनशिप ठीक है, प्रवृत्ति का परिमार्जन हुआ है ना, मूलक विधि से हमने जीने को सुनिश्चित किया है, तभी सुख है। नहीं तो यही है, मतलब आप गलती करोगे फिर भोगोगे। पता लगा बाबा जी बहुत मजाक करते थे वहाँ बांदा वालों के साथ में, तो कहते थे ये जो महोबा के पास एक जगह है, तो वहाँ के बारे में ये कहते हैं
किसी घर में कोई लड़का बेरोजगार हो, है ना? उसको रोजगार देना है, उसको कोई रोजगार देना है तो क्या करो? उनके बुजुर्गों का अपमान कराओ, उसको 3 पीढ़ी के लिए रोजगार मिल जाए। वो बदला लेता रहेगा आपसे और बदला बदला लेने के लिए वो गाय पालेगा, भैंस पालेगा, दूध पिएगा, पहलवानी करेगा, अपने को मजबूत बनाएगा। अपने यदि उससे भी नहीं होगा तो जो बच्चे पैदा करेगा उनको तैयार करेगा कि तुमको अपने दादा का बदला लेना है ना? तो ये कार्यक्रम मिल गया 2-3 पीढ़ी तक के। लोगों का 7-7 पीढ़ी से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। 7-7 पीढ़ी हो जाती है। बात ही नहीं करते जो आपने कुछ फ़िल्में भी देखी होंगी, सब वहीं से बनी हुई, उसी इलाके की, ऐसा हो जाए। और इस सब के मूल में क्या है? रुचि मूलक आस्वादन के आधार पे जीना, है ना? वही जो है तो मैं जैसे बताया कि लोग जो है वो संग्रह से संग्रह करके जीते हैं, तो उससे शोषण होता तो अपराध होता तो विरोध होता है तो हिंसा होती है। हिंसा से प्रतिहिंसा होती है, प्रतिहिंसा से युद्ध होता है ना? युद्ध से अमानवीयता आती है, ऐसा ये कुचक्र है। ऐसे ही जो है अविद्या का है, ऐसे ही जो है द्वेष का है। द्वेष है तो घृणा और हिंसा के रूप में रहता है। मानसिक जो द्वेष होता है वो घृणा के रूप में रहता है। हर समुदाय दूसरे समुदाय से घृणा करता ही है। ऐसा कोई समुदाय नहीं है जो दूसरे समुदाय से घृणा नहीं करे। क्योंकि प्रेम करेगा तो मर्ज हो जाएंगे। तो घृणा ही सिखाना पड़ती है ना? द्वेष सिखाना पड़ता है। हिंदुओं को भी मुसलमानों से घृणा सिखाना पड़ती है। मुसलमानों को भी हिंदुओं से घृणा सिखाना पड़ता है। उसके लिए पता नहीं क्या-क्या। एक हमारा मित्र है मनोज श्रीवास्तव, वो मुसलमानों से बहुत इन्फ्लुएंस है। वो हिंदू देवी-देवताओं के बारे में इतनी गंदी-गंदी बातें लिखता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो आईआईटी का ग्रेजुएट है। उसने कॉन्शसनेस के ऊपर पीएचडी करी हुई है, लेकिन उसकी कॉन्शसनेस जो है इसी में खप गई पूरी, पूरी चेतना गाली बकने में। इतनी मैं तो केवल उसको अपने व्हाट्सएप में इसलिए जोड़ के रखा हूँ कि मैं समझना चाहता हूँ कि क्या-क्या करते हैं भाई ये लोग, कैसा है ना? बहुत समझाया मैंने, वो नहीं मानने को तैयार। कृष्ण के बारे में इतनी गंदी-गंदी बातें लिखेगा वो, शिव के बारे में, है ना? सब देवी-देवताओं के बारे में। और कहेगा कि वेद के जो ऋषि होते हैं वही सही है, लेकिन कौन से वेद के ऋषि सही हैं उसको ये नहीं पता, बस देवी देवताओं की वो गाली बकता रहता है। और हिंदू होते हुए भी वो स्वयं हिंदू है, श्रीवास्तव है, फिर भी वो है। और पूरा एक ग्रुप है, क्योंकि ये गाली बक के एक क्लास को पैदा करते हैं जो हिंदुओं से चिढ़ने वाला ग्रुप बन जाता है, फिर उसको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे एक वो चंद्रशेखर करके एक व्यक्ति है जो दलितों की राजनीति करता है ना, तो दलितों में एक वर्ग मुसलमानों से इन्फ्लुएंस है, तो वो मुसलमानों के फेवर में और हिंदुओं के अगेंस्ट में बात करता है। तो उससे क्या हो रहा है कि दलित का वो वर्ग और मुसलमान ये दोनों मिलके एक उसका पार्टी बन गई, चंद्रशेखर की पार्टी। चंद्रशेखर आजाद नाम है उसका। वो वाला चंद्रशेखर आजाद नहीं, नया है। और बहुत ही हिंसक पॉलिटिक्स करता है, कहीं भी जाके तोड़-फोड़ करना, आग लगाना, ये करना। तो उसका पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने से उनको सुख मिलता है। उनको लगता है मेरे पास सत्ता है, मेरे पास भीड़ है, मेरे पास हथियार है, मैं हिंसा कर सकता हूँ, यही सुख है। लोग इसी को कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई हमको क्या दुःख है? हमारे पास तो सब है, आदमी खड़े हैं, बंदूकें हैं और पैसा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, है ना? हम जिसको चाहें उसको मिटा सकते हैं, यही सुख है। जिसको अपन द्वेष का सुख कहते हैं ना, द्वेष का सुख क्या है? दूसरे के नाश में स्वसुख की कल्पना करना। तो बेसिकली वो सुख नहीं है, द्वेष है। उसकी बुनियाद में क्या है? घृणा है ना? घृणा ही हिंसा का रूप, जब भौतिक रूप में घृणा होती है, तो वो हिंसा हो जाती है। तो घृणा और हिंसा दोनों मिलके आतंक को जन्म देते हैं, है ना? आतंक से युद्ध आता है, इस तरीके से। ऐसे ही भय है, भय से आतंक होता है, आतंक से हिंसा होती है, हिंसा से युद्ध और अमानवीयता जन्म लेती है ना? तो ये जो पांचों प्रवृत्ति हैं जिनको अपन अमानवीय प्रवृत्ति कह रहे हैं, उसमें संग्रह है, अविद्या है, द्वेष है, भय है और अहंकार है। अहंकार भी ऐसे ही होता है। अहंकार में केवल इतनी सी मानसिकता है,
मेरी मर्जी से लोग चले, मेरे कहने से लोग चले, इसको अपन अहंकार की प्रवृत्ति कह रहे हैं, जो शासन प्रवृत्ति है ना। व्यवस्था विधि में क्या है, मेरी मर्जी से नहीं, न्याय से चले, नियम से चले, है ना। तो नियम से चले, न्याय से चले, यदि हम ऐसा परिवार समाज में तय करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है और सहमति बनती, क्योंकि न्याय में सबकी सहमति होती, नियम में सबकी सहमति। लेकिन मेरी मर्जी से चले, जैसे किसी परिवार में पिता अपनी मर्जी से बच्चों को चलाना चाहे तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, क्योंकि फिर बच्चा भी यही करता है, बच्चा भी यही करेगा। उसकी शादी होगी तो वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे पत्नी को चलाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो पिता को भी चलाएगा। तो पिता से कहेगा कि अब आप, उम्र हो गई है, आप तो आराम करो अपने बेडरूम में, हमें करने दो, हमें क्या करना है, ऐसा बोल देते हैं लोग, है ना। तो अहंकार कम, दो परिवार में कलह को, संघर्ष को, लड़ाई झगड़े को, है ना, उसको जन्म देता है। अहंकार को बदलने के लिए प्रवृत्ति परिमार्जन क्या है, तो नियम के साथ, न्याय के साथ निर्णय लेना, है ना। नियम और न्याय के साथ निर्णय लेने की प्रवृत्ति एक बार किसी परिवार में आ जाती, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, व्यक्तिवादिता खत्म हो जाती है। परिवार जो है नियम न्याय के साथ चलने के कारण से उनमें आपस में सामंजस्य बन जाता है ना, एकता आ जाती है, एक सूत्रता आ जाती है। तो ये जो एक सूत्रता को स्थापित करने के लिए सभा विधि, और सभा विधि में न्याय को केंद्र में रख के, न्याय यानी सह अस्तित्व विधि से, सह अस्तित्व विधि से सभा में निर्णय लेना, उसमें सर्वसम्मति बनती। क्यों बनती है, क्योंकि मूल्य सबको स्वीकार है ना, न्याय सबको स्वीकार है, नियम सबको स्वीकार है, धर्म सबको स्वीकार है, सर्वसम्मति रहती। हर आदमी विश्वास से, प्रेम से, स्नेह ममता वात्सल्य से जीना चाहता है, इसलिए सर्वसम्मति। हर व्यक्ति नियम से ही जीना चाहता है, नियम को नहीं समझता तब मनमानी करता है ना। जैसे हर व्यक्ति यही चाहता है उसका शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने के लिए पोषण मिलना चाहिए शरीर को। तो यदि पोषण के नियमों का ज्ञान है तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो चाहता तो यही है आदमी के शरीर स्वस्थ रहे, पोषण के नियमों का ज्ञान नहीं रहता तो कुछ भी खाता है, कुछ भी खिलाता रहता है, उसके कारण से शरीर रुग्ण हो रहे हैं, बड़ी संख्या में रुग्ण हो रहे हैं। फिर लोगों को पता है कि इनको पोषण से कोई मतलब नहीं है, इनको तो स्वाद से मतलब है, तो वो स्वाद स्वाद को बेचने वाले बाजार आ गया, वो आपको स्वाद बेचता रहता है। इतने प्रकार के चिप्स आ गए कि आप खाते रहिए, ये वाला स्वाद, वो वाला स्वाद, फ्लेवर, इतने प्रकार के नमकीन है ना, इतने प्रकार के नमकीन है, 200-500 प्रकार के नमकीन आते, किसी में पुदीना डाला, किसी में पालक डली है, किसी में मेथी है, किसी में जीरा है, किसी में हींग है, हींग वाला, ऐसी कचौड़ियाँ हैं। इंदौर में कई लोग जो है वो 20 किलोमीटर हींग की कचौरी खाने जाते हैं, कचौड़ी कचौड़ी का फ्लेवर आता है, खुशबू आता है, हमको भी ले गए थे खिलाने के लिए। तो यदि परिवारों में ये सेट हो गया तो सार, जिसको अपन कहते हैं कि परिवार सभा बन गई, परिवार व्यवस्था बन गई, उसमें जो निर्णय है वो नियम न्याय धर्म सत्य के आधार पर होने लगे, और हमारे परिवार में जो भी वस्तुएं हैं उनका सदुपयोगता सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया। उसमें हर व्यक्ति जो उत्पादन करता है, श्रम करता है, वो अपनी संपत्ति का, अपने तन मन धन का सदुपयोग करना ही चाहता है, कोई भी दुरुपयोग नहीं करना चाहता। यानी जो बहुत खराब प्रवृत्तियों में चला गया है वो भी ये चाहता है, वो भी चाहता है कि उसके उसकी संपत्ति का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो, उसकी संपत्ति का सुरक्षा हो। संपत्ति यानी जिसको अपन अर्थ कह रहे हैं, अर्थ यानी तन मन धन, है ना, तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा हर व्यक्ति चाहते ही। तो इसलिए सदुपयोग और सुरक्षा के आधार पे यदि हम लोग विचार करते हैं सभाओं में तो सहमति बन जाती, सर्वसम्मति बन जाती। तो नियम न्याय धर्म सत्य सदुपयोगता सुरक्षा, इसके आधार पे निर्णय की सार्वभौमिकता को हम पहचान सकते, यूनिवर्सलिटी को, जिस जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री। अभी क्या होता है, जैसे अभी भी हम लोग सभा विधि से ही जी रहे हैं, तो सभा विधि में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई प्रपोजल आया, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में रख दिया, पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनको केवल वोट करना, हाथ उठाना है ना, भले वो प्राइम मिनिस्टर के प्रपोजल से सहमत नहीं है। फिर भी यदि आपको पार्टी में रहना है और आपको अगला टिकट चाहिए तो आपको हाथ उठाना, नहीं तो आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे, टिकट नहीं मिलेगा, आपका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो जाएगा, या फिर आपके काम नहीं होंगे, है ना, फिर मिनिस्टर लोग आपके काम नहीं करेंगे।
वहाँ पर जो प्रतिनिधित्व सिस्टम है वो असफल हो गया। तो बाबा जी ने प्रतिनिधित्व सिस्टम के रूप में एक प्रस्ताव दिया है जिसको हम लोग सभा विधि कह रहे हैं। सभा विधि ही विधि व्यवस्था कहलाती है। विधि व्यवस्था का मतलब है परिवार से लेके विश्व परिवार तक सभा विधि से चलना। सभा विधि में निर्णय सार्वभौमिकता से लेना। सार्वभौमिकता का निर्णय नियम न्याय धर्म सत्य के आधार पे होना, है ना? यह सदुपयोगिता सुरक्षा के आधार पर निर्णय लेना, जिसको अपन अर्थनीति, धर्म नीति और राज्य नीति कह रहे हैं। राज्य नीति के अर्थ में निर्णय लेना। तो इसी से परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था जो है वो विश्व परिवार तक सूत्रित हो सकती है। ये प्रस्ताव विकल्पात्मक रूप से जो प्रजातंत्र था, जो सभा विधि का ही प्रजातंत्र है, उसी में 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में एक प्रस्ताव विकल्पात्मक रूप से नागराज जी ने प्रस्तुत किया मानव जाति के सामने। और उसका प्रयोगशाला जो है वो परिवार है। पहले आप परिवार में करके देखिए, एक परिवार में सफल होता है तो दूसरे परिवार उसका अनुसरण करते हैं। यदि ऐसे 10 परिवार होते हैं तो परिवार समूह हो गया। परिवार समूह में स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है ना? एक होता है हम परिवार में नियंत्रण करते हैं, है ना? अपने में, है ना? या प्रवृत्तियों में, उसमें श्रम ज़्यादा लगता है। लेकिन यदि 10 परिवार मिल के रहते हैं तो कम श्रम लगता है। जैसे अभी हम लोग एक समूह में, हम लोग अपने आप नियंत्रित रहते हैं, है ना? परिवार की तुलना में इस समूह में नियंत्रण ज़्यादा है, स्वाभाविक रूप से, है ना? तो जैसे ही कोई बच्चा अकेला रहता है कमरे में, उसमें अनियंत्रण ज़्यादा होता है विचार का। लेकिन जब वो सबके बीच में रहता है तो अपने आप स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है, बिना कहे नियंत्रित हो जाता है ना? वैसे ही कोई भी परिवार जब दूसरे परिवारों के साथ रहता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से नियंत्रण आता है ना? तो जो नियंत्रण है, संतुलन है, उसके लिए कोई श्रम नहीं लगता, वो सहज रूप से होने लगता है ना? और प्रवृत्ति परिमार्जन की गति बढ़ जाती है, क्योंकि एक दूसरे को देख के जो सीखना होता है वो ज़्यादा सीखना होता है। लेक्चर विधि से सीखना उतना कम होता है। कोई आदमी आपको बैठा-बैठा उपदेश देता रहे, है ना? आपको उससे इरिटेशन आने लगे। लेकिन यदि उसके आचरण को देखते रहेंगे तो आप अपने आप सहज रूप से कब आप क्या करने लगेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, है ना? जैसे मान लीजिए आपके काका लोग जो हैं जिस तरीके से, पापा लोग जो हैं जिस तरीके से केयरिंग करते हैं ना सबकी, है ना? मैं देख रहा हूँ मेरी केयरिंग कर रहे हैं, है ना? हर चीज़ पूछते हैं। आपकी माताजी पूछती हैं रोज़, चाची जी पूछती हैं, है ना? रोज़ कुछ ना कुछ पूछती हैं, गरम पानी ये वो खा लिया, चाय नाश्ता सब लेके जाते हैं। आपने तो सब कुछ पूछा, साबुन है कि नहीं, ये है कि नहीं, एसी चल रहा है कि नहीं, एक-एक चीज़ पूछी मतलब। तो ये जो केयरिंग कर रहे हैं ना, तो ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है ना? मान लो मेरे से कहीं चूक हो रही है तो मैं इनसे सीख के जाऊँगा। दूसरा आप लोगों के लिए भी कि हमको कैसे केयरिंग करना है। वो बोल नहीं रहे किसी से, वो सबसे नहीं कह रहे तुम देख के आओ, तुम देख के आओ। ये भी कर सकते हैं, है ना? नौकर को भी एक रख सकते हैं, कि जो भी मैं सोचूँगा वो जाके तुम देख के आओ, है कि नहीं? लेकिन वो खुद कर रहे हैं, है ना? तो ये जो प्रेरणा बनती है वो करने से ही बनती है ना? परिवार समूह में ही बनती है। ये प्रेरणा ही हमको प्रवृत्ति परिमार्जन की ओर सहजता से संक्रमित कर देती है। हाँ जी। भैया ये जो आपने बीच में ये पॉइंट बताया ना कि हर मानव ये चाहता है कि अपने अर्थ का सदुपयोग हो, तो उसको थोड़ा मतलब रियल लाइफ में मतलब काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलते कि जहाँ पर मतलब लोग सदुपयोग को नहीं समझ रहे और वो सदुपयोग नहीं कर रहे, तो फिर वो कैसे हम लोग वो कैसे किस रेफरेंस से बोल रहे हैं कि वो देखिए कई लोग जीवन को ऐसा मान लेते हैं कि यदि हम अपना मर्जी का खा नहीं सकते तो हमारे जिंदा रहने का क्या मतलब। ऐसे लोग देखे हैं आपने? नहीं देखे? मैंने देखे ऐसे, जो ये कहते हैं कि यार जिंदा रहने का मतलब ही इतना ही है, हम जो खा ही नहीं सकते, हम जो चाहते हैं, फिर क्या मतलब जीने का ही क्या मतलब। ऐसे भी लोग होते तो फिर वो तन मन धन का सदुपयोग की जो बात हो रही है हैं। उनका सदुपयोग डिफाइन है। मेरे जिंदा रहने का सदुपयोग इतना ही है कि हम जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, या हम जो पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं, इतना ही सदुपयोग है। तो सदुपयोगिता को पहचाने ही नहीं व्यवस्था के अर्थ में, है ना? हाँ, तो बस वही है तो मतलब कि जैसे ही जैसे उनको, उन्होंने जो पहचान रखा है या जो मान रखा है, हाँ, ठीक है, उसी के हिसाब से वो अपने तन मन धन का सदुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग मतलब कर रहे जैसे हैं। उनको लग रहा है कि आतंक है तो आतंक हाँ, ही हाँ, सदुपयोग है, तो वो अपने लिए हाँ, उसके लिए लगा रखा है। और क्या।
वो जैसे कोई पैसे ही इसीलिए जोड़ता है कि हम बंदूक खरीद पाएंगे। पैसे का सदुपयोग यही है। हथियार नहीं तो हमारी कोई पूछ नहीं होगी परिवार वो समाज में, है ना। मेरे पिताजी के पास भी 3 थी। एक 12 बोर थी, एक राइफल थी और एक वो रिवॉल्वर थी। 3-3 रखी थी। वो हमारे पीछे पड़े रहे कि तुम इसको जो है अपने नाम से कर लो। हमने कहा हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्या करना। भाई साहब ने भी नहीं कराई। एक फिर हम लोगों ने वहाँ जमा कर दी। जमा करना पड़ती है थी, तो वो जमा कर दी। ऐसा उनसे कहा रिवॉल्वर बेच दो, तो फिर रिवॉल्वर बेच दी। कम से कम पैसे का सदुपयोग हुआ। हम लोगों को ज़रूरत है ये सोशल सिक्योरिटी बड़ी चीज़ होती है ना, सामाजिक सुरक्षा बड़ी चीज़ होती है। हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे, हमारे साथ 10-25 लोग खड़े ही रहते, तो कोई खतरा ही नहीं। वो अधिकारी थे, उनको कई बार कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे, उनको कई ऐसे डिसीजन लेना पड़ते थे। वो इलाका थोड़ा-सा खराब है, लोग राइफ़ल लेके आ जाते, अधिकारियों को धमकाने के लिए, तो उनको रखना पड़ती। सिस्टम ऐसा है। तो मूल बात ये है कि सामाजिकता बढ़ती है तो भय खत्म होता है ना? भैया ये बात परिवारों है, की परस्परता में आप जो बोल रहे हैं ये बात से हमको ऐसा लग रहा है कि वैसे ये आप जो जो इलाके की जो यूपी और उधर बात कर रहे हैं उससे गुजरात में तो स्थिति काफी अच्छी है, मतलब हम लोग तो बहुत बिल्कुल ये अच्छी। देखते हैं। बहुत आपके पूरे गांव में हाँ? आपके पूरे गांव में एक भी बंदूक वाला नहीं दिखा। नहीं है, सही में नहीं है। इनके गांव में पूछेंगे, बंदूक है ही नहीं। इनके गांव में पूछिए, छोटा सा गांव है। हाँ। जमीन बेच के बंदूक खरीदते हैं। बंदूक से ही सुरक्षा महसूस करते हो। नहीं तो आप जो भी बात कर रहे हैं हमको भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये बात पिक्चरों में देखी थी लेकिन सही में ऐसा है तो फिर हाँ, देखिए, हम वहाँ चित्रकूट में रहते थे, राजा साहब के घर में हमको उन्होंने आश्रय दिया था उनके 92 से 94 तक। एक बार उनका रिवॉल्वर लूट लिया ट्रेन में, पैसे नहीं लूटे। वो दिल्ली से आ रहे थे, चित्रकूट एक्सप्रेस से एक, तो उसमें आ रहे थे, एसी के डब्बे में डकैत लोग घुसे। उनको पता था राजा साहब चढ़े हैं, इनके पास रिवॉल्वर होगा, क्योंकि रिवॉल्वर का कीमत जो है वो 1 लाख रुपए होता है। आपकी चेन की कीमत उतनी नहीं होती है ना। और फिर डाकू को रिवॉल्वर खरीदना पड़े तो 1 का 2 लाख लगता है। जैसे एक राइफल अगर किसी डकैत की गैंग को खरीदना पड़े तो जो बाजार में जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है उसको शायद 3-4 लाख रुपए लगे। तो इसलिए वो हथियार लूटते हैं। हथियार का कीमत, पुलिस के भी आपने सुना होगा कि डाकू लोग हथियार लूट के ले जाते हैं, है ना, क्योंकि हथियार उनके लिए बहुत कीमती चीज है। ऐसा तो मैं तो जितना बता रहा हूँ आप इससे 10 गुना मान के चलिए, प्रवृत्ति ऐसी खराब है। ऐसा हमको भी एक जन ले गए थे उठा घर से ले गए। एम्बेसडर गाड़ी आई, रुकी और कहा कि भैया ने आपको बुलाया, है ना। हमको ले गए। तो हमको जिसके यहाँ ले गए वो प्रेस का मालिक था, अखबार का मालिक था। वो कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता था, हम उसके मैनेजर थे। तो उसको लगा कि जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक कब्जा करना मुश्किल होगा। तो हमको ले गया, तो प्रेस उसके बाजू में एक राइफल रखी हुई थी, खुद 2 पिस्टल लगाए हुए थे। उसका भाई एक 12 बोर की बंदूक लेके सामने बैठा था। फिर हमको भी उसने बिठा लिया वहीं पे, बैठ जाओ, अपन बैठ गए। इसके बाद उसने स्पीकर ऑन किया और हमसे बातचीत शुरू की। कह रहे तुम अपने को क्या समझते? हमने कहा आदमी समझते हैं और क्या समझते। उस समय जीवन विद्या में नहीं थे हम, है ना, जीवन विद्या से पहले की बात। फिर उसके बाद जो है वो हमको धमकी देने लगा कि आप यहाँ से चले जाइए। फिर थोड़ी देर में उसको पता लगा, कहने लगे तुमको कितना पैसा मिलता है? तो हमने कहा हमको जो है 8,000 मिलता है, 8,000 सैलरी। कहने लगे हम 10,000 दिला देते, तुम ये ट्रस्ट छोड़ दो, 10,000 की नौकरी हम दिला देते। तो हमने कहा नहीं, हम जो नौकरी करते हैं वो आप दिला नहीं सकते। हमने कहा हम तो योगासन सिखाते हैं और नेचुरोपैथी का काम करते हैं, वो आप दिला नहीं सकते, हमको कोई दूसरी नौकरी करना नहीं। तो कहने लगे फिर तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा हम तो बुंदेलखंड के आदमी हैं, आप जानते हो? तो
तो कहने लगे हाँ हम जानते हैं। हमने कहा हम अपना रास्ता बना के निकलना जानते हैं, आप अपना सोच लीजिए, है ना। तो कहने लगे कैसे निकल जाओगे। हमने कहा वो एक आदमी खिड़की से पीछे देखो आप, एक आदमी खड़ा है। हमने कहा वो अपने झोले में रिवाल्वर लिए बैठा है, आपने कुछ भी किया तो गोली चलेगी, पक्का मान के चलिए। और हमने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, पैसे के नाम पे जो भी नुकसान होगा आपका ही होगा, आप अरबपति आदमी हो, आपका ही नुकसान होगा, मेरा क्या होगा। वो इनके मित्र थे, दानवीर भाई पटेल नाम था उनका। तो हमको जब धमकी देने लगे तो हमने उनको बुला लिया था, दानवीर भाई। सुबह आए तो मतलब किसान थे, एक प्लास्टिक के झोले में रिवाल्वर रखी रहती थी। देखिए उसने जो है मुझसे रिकॉर्डिंग बंद की, घंटी बजाई, ड्राइवर से कहा भैया को जहाँ से लेके आए वहाँ छोड़ के आए। हमको तुरंत छोड़ के आए। हमको तो ये सब भोगा हुआ यथार्थ है ना। हमको समझ में आया कि इससे कुछ नहीं निकलता है ना। वो मर गया, वो आदमी फरार है, उसको बहुत पैसा कमा है, 5 स्टार होटल भी खरीद लिया। जीतू सोनी, जीतू वो अखबार गुजरात का है, पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया। बहुत 2000 में हम वहाँ थे ना, वो सागर में वो फील्ड के लिए हम 15 दिन के लिए, तो वहाँ 4:30-5 बजे के बाद आपको कहीं रूरल एरिया में जाना नहीं, वो तो सन्नाटा हो जाता है। वहाँ के जो ऐसे गांव हैं 6 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है। हम एक समय ब्रह्मा कुमारीज में थे, तो हम महोबा के पास एक गांव में गए, है ना। ब्रह्मा कुमारी हमारे साथ थी, है ना। तो हम लोग गए, होली का समय था, तो जो ब्रह्मा कुमारी इसको मानने वाला परिवार था उसने आमंत्रित किया कि भैया महोबा में कहाँ रहोगे, गांव में आ जाओ, यहाँ पे ज़्यादा उधम नहीं होता। हम लोग भैया गांव में चले गए। ब्रह्मा कुमारी इसको तो बहुत गाली बकी उसकी पत्नी ने, पता नहीं क्या क्या बोला। फिर कहती है कि अब आ गई हो तो तुम वहाँ सो जाओ, है ना। वो कमरा दे दिया। हम को दहलान में एक खाट डाल दी कि आपके सोने के लिए, होली में कहाँ जाएंगे, बसें बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद उसका लड़का आया और हमको कहता है कि घूमने चलिए। तो हमने कहा चलो। तो हम लोग सड़क पे, ऐसे गांव की सड़क पे घूमने चले गए। एक जगह जाके उसने हमको रिवाल्वर लगा दी, कहता है कि बहन जी हमारे साथ रहेंगी। मैंने कहा देखिए, मैंने उसका हाथ से ऐसा रिवाल्वर पकड़ी और उसके जेब में रख दी। थोड़ा अभ्यास है, भय वो उसका डर नहीं लगता। फिर मैंने उससे कहा कि देखो हम जो है उसको तुम मार नहीं सकते, और जो हम नहीं है उसको मार के करोगे क्या तुम। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। एक तो उसको ये लगा कि रिवाल्वर से डर नहीं रहा, दूसरा इसने हाथ से लेके मेरे जेब में डाल दी। वो कह रहा है कि इसको मार के करो। वो भैया ऐसे ऐसे कपने लगा। हमने कहा क्या हो गया। हमने कहा बहन जी जहाँ है वहीं रहेंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और अब अपन घर चलते हैं। हमने उसका हाथ पकड़ा, उसको घर ले। हमने कहा सुनो, किसी को बताना मत, अपने दद्दा को भी मत बताना कि हमने ऐसा किया। किसी को कुछ, वो चुपचाप बेचारा सोता रहा, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। ऐसे मानसिकताएं करप्ट हो गई हैं, अभी आप क्या करोगे। बाबा जी ने, जो प्रेम सिंह का परिवार है ना, जो बांदा का, वो सब ऐसे ही हैं। उनके घर में कई लोगों ने मर्डर किए हैं, पुलिस केस चल रहे हैं। पिताजी मर्डर के केस में जेल में रहे, प्रेम सिंह के पिताजी। और सब ये प्रेम सिंह जब हमारे पास भोपाल आते थे तो 3-4 गनमैन साथ में रहते थे। अभी जो जीवन विद्या में खेती वेती में सब प्रयोग कर रहे हैं, वो वहां से वो परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। उनके परिवार में जो परिवर्तन आया है, अभी आपको लगेगा कि अभी भी इनमें क्या है, आप अपने से कंपैरिजन करेंगे, लेकिन हमको पता है कहाँ से वो आए नीचे। तो कैसे जीवन विद्या प्रवृत्ति परिवार है। प्रेम सिंह बांदा वाले, काफी टाइम वो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा काम है फार्मिंग का बड़ा काम है। उन्होंने बुक और लिखा है अभी कोई तो बेल्जियम आदमी के साथ में मिलके। अभी तो वो वैसे शिविर भी लेते हैं शिविर सब भी करते लेते हैं। हैं। और उनका
बहुत अच्छी पकड़ है अच्छी उनकी, पकड़ है। सह अस्तित्ववादी खेती के ऊपर बहुत अच्छी, और इंटरनेशनली लोग जानते हैं। कृष्णा उनके उधर शायद एक आध महीना रह के आया था प्रेम सिंह के उधर। तो कैसे बाबा जी ने कैसे ये सब लोगों में परिवर्तन करके देखा, प्रयोग करा है भाई बाबा जी ने। ऐसी जगह पे जाके काम करना, वो बांदा जाते थे बाबा जी, वो सब पूरे परिवार को बिठा के शिविर करते थे। फिर वहाँ पे हम लोगों ने एक सम्मेलन भी किया, हाँ, बांदा में बांदा में एक सम्मेलन भी किया। तो ये सब परिवर्तन हो रहा है, प्रवृत्ति परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। खैर हम लोग वापस अपनी बात पे आ जाते हैं कि जो सहअस्तित्ववादी विधि से जीने का जो प्रयोग है वो परिवार में कैसे सफल हो सकता सदुपयोग वाले बात है, वो शायद हो गया ना? है। ठीक है, अभी इसको यहीं पे रोकते हैं ना, ये वाली चर्चा को अभी यहीं रोकते हैं, इसमें आ जाते हैं वापस, है ना। इसको इसलिए रोक रहे हैं कि अभी आगे फिर करेंगे मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के ऊपर, जब बात होगी तब उसमें विस्तार से करेंगे। कुछ थोड़ा सा एक संकेत दिया था, तो कल हमने ये बात की, अस्तित्व सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व में दो प्रकार की वास्तविकताएं हैं। एक प्रकार की वास्तविकताएं हैं जिनको हम लोग व्यापक वस्तु के रूप में इस प्रकार से पहचान रहे हैं कि वो असीमित है, निराकार है, पूर्ण है, अपरिणामी है, क्रियाशून्य है, अखंड है, साम्यतः है, सभी जगह साम्यतः है, उसमें लय, गति, तरंग, ताप, दाब, ध्वनि आदि नहीं है, क्योंकि वो क्रिया नहीं है। क्रिया में ही जो है गति है, तरंग है, ताप है, दाब है, ध्वनि है, ये सब क्रिया में ही होता है। जो क्रिया नहीं है इसलिए उसमें ये सब नहीं है ना। तरंग भी इसलिए लिखा है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो है वो तरंगित होता है, वो तरंगित कर देता है ना। वाइब्रेशन थ्योरी बहुत चल रही है आजकल, है ना, सब जगह। तो वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि वो जैसे विश्वास कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप विश्वास को समझने जाएंगे, विश्वास का कोई वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन मुक्त स्थिति है। वाइब्रेशन हिल रहा है ना, विश्वास हिलता नहीं, स्थिति है, इसलिए वाइब्रेशन से मुक्त है। फिर ये कहा कि ये जो व्यापक वस्तु है ये परस्परता में पारदर्शी है ना। जैसे न्याय पारदर्शी है, यदि किसी समाज में न्याय होता है तो पारदर्शिता रहती है, अन्याय होता है तो अपारदर्शिता होती है, विश्वास होता है तो पारदर्शिता, अविश्वास होता है अपारदर्शिता, प्रेम होता है तो पारदर्शिता है, प्रेम की जगह घृणा होती है तो अपारदर्शिता होती है ना। तो इसलिए ये पता लगता है कि जो व्यापक वस्तु है वो पारदर्शी है ना। हम लोग अभी व्यापक वस्तु को केवल भौतिक या रासायनिक संसार से अलग एक स्थिति में देख रहे हैं, आंखों के आधार पे, है ना। तो जैसे प्लेनेटरीज बॉडीज के बीच में जो स्पेस है या मेरे आपके बीच में जो स्पेस है, हम इसको स्पेस कह रहे हैं। लेकिन जब हम इसको अपने अंदर में देखते हैं तब हम इसको विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वासन, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में देखते हैं ना, स्थिरता, समाधान के रूप में देखें, समाधान के अर्थ में देखते हैं। हाँ जी भैया ये मतलब ये जो मूल्य है उसी को हमने व्यापक से मतलब रिलेट कर दिया वैसे तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मूल्य ही भाव है। मूल्य ही तो भाव है, और भाव मूल्य ही ही भाव व्यापक है। और भाव ही व्यापक है। व्यापक है, जो भाव जिसको अपन तो भाव हम शब्द लोग कह जब रहे हैं, कहते हैं कि मतलब स्वयं के प्रति विश्वास की बात करते हैं तो स्वयं के प्रति विश्वास को जब हम कहते हैं कि मेरे भाव और विचार की स्थिति तो मेरे भाव और विचार की स्थिति ऐसे बात करते हैं। हाँ तो मतलब भाव मतलब कि जैसे व्यापक को मैं कैसे अपने अंदर अनभास आभास होता है वो चीज और विचार मतलब कि मेरी जीवन क्रिया पे मेरी मतलब जो जीवन क्रिया मेरे अंदर चल रही है तो उसके अंदर मतलब मेरी जागृति क्रम में मैं कहाँ पर पहुंचा हूँ हाँ तो उस दो स्थिति की बात कर रहे हैं मतलब हाँ जी। स्वयं के प्रति तो विश्वास जो मतलब भाव जिसको आपने कहा, व्यापक वस्तु ही परम भाव है, ऐसा बाबा जी ने लिखा है। सह स्थिति परम भाव है, ऐसा लिखा है। और जो स्थापित मूल्य है उसी को भाव बोला है ना। जिनको अपन भाव कह रहे हैं वो स्थापित मूल्य है। भाव के रूप में ही व्यापक वस्तु है, उसी रूप में पहचानने में आती है, जिसको अभी हम लोग कह रहे हैं विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह के रूप में व्यापक वस्तु पहचानने में। और मैंने विश्वास शब्द का उपयोग ज्यादा किया है,
लेकिन आप ऐसा मानिए नो ही सभी मूल्य हैं उसमें, स्थापित सभी मूल्य जो स्थिति में है ना, उनकी अनुभूति होती है, उनका विश्लेषण विवेचना नहीं होती है। आप कितना भी विश्वास का विवेचना विश्लेषण करें, वो विश्वास की अनुभूति से कम ही होगा, है ना। लेकिन जब हम विश्वास में जी लेते हैं तब हमको पता लगता है विश्वास का क्या महत्व है ना। तो विश्वास ही भाव है ना। भाव में संपूर्ण प्रकृति उसमें डूबी भीगी घिरी हुई, उस भाव को जड़ प्रकृति में नियम के रूप में पहचान रहे। नियम भी भाव है ना, न्याय भी भाव है, धर्म भी भाव है, सत्य भी भाव है ना। तो नियम न्याय धर्म सत्य रूपी जो वास्तविकता है, उसी को हम लोग मानव के रूप में अपने अंदर स्थापित मूल्यों के रूप में पहचानते हैं। स्थापित मूल्यों को सम्मिलित रूप से ही न्याय कहते हैं। न्याय में जीना का मतलब स्थापित मूल्यों में जीना। शिष्ट मूल्यों का आचरण होता है तो स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है। जब अनुभूति होती है वो जीने में आचरित होती है, उसको शिष्ट मूल्य कह रहे हैं ना। जो विश्वास के का जो परावर्तित रूप है ना, वो परावर्तन आचरण में शिष्ट मूल्यों के रूप में रहता है। जैसा मैंने कहा कि विश्वास का शिष्ट मूल्य सौजन्यता है। सौजन्यता का मतलब सहयोगिता, सहभागिता है ना, सहभागिता, सहकारिता, पूरकता, सुहृदयता, इस सबको मिला के कह रहे हैं कि सौजन्यता है। तो ये जो सौजन्यता है ये व्यवहार में दिखती है ना, व्यवहार में दिखती है और सुखदायी है ना। कोई सहयोग करता है, सुखदायी है। सहकारिता, सहभागिता, पूरकता, ये सुखदायी है, सुख देती है ना। तो भाव में ही सुख है, तो जिसको अपन कहते हैं सुखी भाव है ना। जो नो स्थापित मूल्यों की अनुभूति है वही सुखानुभूति है, जिसको अपन सुखानुभूति कह रहे हैं, वही सुखानुभूति। वही नौ मूल्यों की अनुभूति की निरंतरता ही सुख की निरंतरता है। उसको सुख की निरंतरता के रूप में पहचान सकते हैं ना। सुख कोई अलग से वस्तु नहीं है ना। विश्वास की निरंतरता, जैसे अभी इस परिवार में जितना भी सुख है, यदि आप इसको देखें तो जितना आप लोगों में आपस में विश्वास है उतना ही सुख है ना। यदि ये विश्वास निरंतर है तो परम सुख है, कभी भी कोई दुख नहीं होगा परिवार में, है ना। तो जो भी दुख है वो मूल्यों की कमी के रूप में ही दुख है, जो भी सुख है वो मूल्यों के आचरण में ही सुख है ना। मूल्यों का जो आचरण आपके परिवार में है वही तो सुख है, बाकी सब गौण है, बाकी चीजें गौण है, उससे कोई बहुत सुख नहीं मिलता, वो टेम्परेरी है। बाकी भौतिकता जो है वो क्षणिक है, सभी प्रकार की भौतिकताएं टेम्परेरी होती है ना। जैसा कल वो बता रहे थे कि जो सिंधियों का था, पंजाबियों का था, आज वो किसी का नहीं, दूसरे का है, टेम्परेरी है। ये सब बदलता रहता है, लेकिन जो भाव है वो नहीं बदलता, वो निरंतर बना रहता है। और भाव में जीने से ही सुरक्षा है। जैसे आपके पास जो भी तन मन धन है उसकी सुरक्षा जो है वो विश्वास सम्मान पूर्वक है। जैसे वहां असुरक्षा जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका मूल कारण है अविश्वास है। व्यक्ति का अविश्वास है, परिवार में संबंधों में अविश्वास है, परिवार के पड़ोसी के साथ अविश्वास है, नाते रिश्तेदारों से अविश्वास है ना। और द्वेष है, साथ में द्वेष भी आ जाता है। अविश्वास ही द्वेष का रूप ले लेता है। अविश्वास होता है तो द्वेष हो जाता है। मतलब हमारा जिसमें अविश्वास है उसके हम सुख की कामना ही नहीं करते, उसके दुख की ही कामना करते, वो उसका नाश हो जाए, ये हो जाए। मात्सर्य का मतलब क्या होता है? किसी के विनाश की उत्कट कामना करते रहना। जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं ना पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, उसकी कानामी चौपट हो जाए, हिंदुस्तान उसको कुचल दे, दबा दे, ये कर दे, टूट जाए, उसके कई टुकड़े हो जाए पाकिस्तान, ऐसा हम लोग करते रहते। इसी को मात्सर्य कहते हैं। मात्सर्य का मतलब है दूसरे के विनाश की उत्कट कामना करते रहना। पूरा मीडिया इससे भरा पड़ा है ना। तो ये सुख तो नहीं है, कोई ये सुख तो नहीं, इसको सुख नहीं कह सकते, है ना। कई लोग इसी को सुख मानते हैं। मतलब कुछ इलाकों में ऐसा रहता है, अपने मित्र को गाली देके नहीं बुलाए तो कहते प्रेम का पता ही नहीं लगता। पहले गाली बकेंगे। जैसे मान लो अपन किसी से मिलने गए, वो हमारा मित्र है, तो वो हमको पहले गाली बकेगा, तभी ऐसा लगेगा कि अपना है। नहीं तो अपना है लगेगा ही, क्योंकि आप दूसरे को गाली बक नहीं सकते। दूसरे को गाली बकी, जो अपना नहीं हो तो बहुत मारेगा आपको। बहुत ही विचित्र मानसिकताएं बन जाती है ना।
हम किसी एक व्यक्ति से मिले तो उन्होंने हमसे ऐसे ही कहा। हमने कहा भैया अब तो सुधर जाओ, मरघटा कूका दे रहा है। अब मरबे पे आ गए, मतलब मरघटा यानी जहाँ आदमी को जलाते शमशान, कूका दे रहा है यानी आवाज कर रहा है आपसे कि अब आप आ जाओ। तो हमने कहा मरघटा कूका दे रहा हो, अभी भी गालियां छूट नहीं रही तुम्हें, है ना। हमने कहा अब तो सुधर जाओ। तो ऐसे ऐसे सुख, वो कहें कि यही सुख है हमारा। एक आदमी को जो है हम लोग उसको राखी बांधती थी ब्रह्मा कुमारी, तो हम ब्रह्मा कुमारी के साथ गए। उन्होंने राखी बांधी, बुजुर्ग व्यक्ति थे, दुबे वकील साहब, वो जिनके यहाँ गैरेज नहीं है, गाड़ी रिपेयरिंग करते हैं सिविल लाइन में। हाँ, तो उनके घर गए, वो 80 साल के होंगे। तो उनसे कहा आप कोई भी एक खराब चीज जो है हमको दान में दे दीजिए। ब्रह्मा कुमारी राखी बांधने के बाद कहती भाई हमको कोई चीज दान में दे दो, हम बहन हैं, आप भाई हो हमारे। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई खराब चीज नहीं, अच्छी चीजें ले जाओ। खराब मत ले जाओ, है ही नहीं हमारे पास। फिर उनसे कहा कि आप ड्रिंक करते हो, रोज आप शाम को ड्रिंक करते हो, ये दे दो। तो वे थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा बहन जी के लिए कुछ ले आओ। तो कुछ कपड़े वपड़े ले आए उनको देने के लिए, गिफ्ट विफ्ट। फिर कुछ थोड़े से पैसे दे दी। कुछ बोले नहीं शराब छोड़ने के बारे में। जाने लगे तो कहते हैं बहन जी अब थोड़ी सी आयु बची है, इसने बहुत साथ दिया है हमारा, आप इसको मत ले जाओ कृपा करके। उस बेचारे का उतना ही सुख है, उतना सा सुख है उसका, आप उस सुख को छीन रहे। क्या है, सुख को लोगों ने ऐसे ऐसे अपना डिफाइन कर रखा है। नहीं, ऐसा डिफाइन कर लिया है, क्या करें। तो जो भाव है जिसको अपन परम भाव कह रहे हैं वो यही है। यही भाव पारगामी है, हर संबंध में है, हर व्यक्ति के अंदर है ना। समाज में भी है, राष्ट्र में भी, जहां भी कोई गठन है वहां है। जहां भी अविश्वास है, मैंने कहा विश्वास पूरा होता ही नहीं, 100% अविश्वास नहीं होता। इसलिए विश्वास का संभावना बना रहता है, क्योंकि अविश्वास का अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसकी निरंतरता नहीं है, वो केवल भ्रम है। जब तक भ्रम है तब तक अविश्वास है। भ्रम मुक्ति है तो विश्वास ही है, क्योंकि विश्वास बिना जीवन नहीं है ना, विश्वास के बिना जीवन नहीं। इसीलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है ना। जो जड़ चैतन्य प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति का क्रियाकलाप है, वो व्यापक वस्तु से ओतप्रोत है ना। जैसे भौतिक रासायनिक वस्तु जो है नियम से मुक्त नहीं है, नियम से रिक्त नहीं, तो नियम में ही डूबी भीगी घिरी हुई है भौतिक रासायनिक क्रिया। मानवीय संपूर्ण क्रियाकलाप न्याय में डूबा भीगा घिरा हुआ है, धर्म में डूबा भीगा घिरा है, सत्य में डूबा भीगा घिरा है। और इसीलिए मानव जाति में अजागृति में भी न्याय धर्म सत्य का प्रवृत्ति प्रेरणा बनी रहती है ना। छोटा जो बच्चा होता है उसमें भी न्याय की प्रेरणा रहती है, वो जिज्ञासा के रूप में भी रहती है और प्रवृत्ति के रूप में भी रहती है। जैसे सत्य का वक्ता, न्याय का याचक, सही कार्य करने की प्रवृत्ति जन्म से हर संतान में रहती है। इससे पता लगता है कि उसमें जो प्रेरणा है, इसीलिए ये प्रेरणा है ना। ये इसको हम लोग एक शब्द और लिख सकते हैं कि यही प्रेरणा है, जिसको अपन कह रहे हैं ये प्रेरणा है। और ये प्रेरक है, प्रकृति ही प्रेरक है ना। तो ये प्रेरणा हम बच्चों में भी देख सकते हैं, व्यक्ति में देख सकते हैं, परिवार में देख सकते हैं, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, वैश्विक स्तर पे नियम न्याय धर्म सत्य, नियम नियंत्रण संतुलन है ना, स्थापित मूल्य की प्रेरणा बनी ही रहती है। इसी प्रेरणा से ही मानव व्यवहार करता है, कार्य करता है, व्यवस्थाएं बनाता है, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन को इसी से प्रेरित होकर करना चाहता है ना। हम लोग भी जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था या परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें अंतर्निहित प्रेरणा जो है वो सत्तामयता की ही है। जिसकी सत्ता है तो मानव को अध्ययन करने में पता लगता है कि उसमें न्याय की सत्ता है, धर्म की सत्ता है, सत्य की सत्ता है,
विश्वास की सत्ता है, प्रेम की सत्ता है, ममता की सत्ता है। यही सत्ता है, उसी के आश्रय में संपूर्ण व्यवहार होता है। तो इससे पता लगता है कि चैतन्य प्रकृति सत्ता में ओतप्रोत है, उसी में डूबी भीगी घिरी हुई है, क्योंकि उसके बिना व्यवहार ही नहीं है। विश्वास के बिना कोई व्यवहार नहीं। व्यवहार रूपी जो क्रिया है वो विश्वास में संपृक्त है, उसी में डूबी है, उसी में भीगी है, उसी में घिरी हुई, इस तरीके से। और फिर यही व्यवहार जब आचरित होता है तो हम कहते हैं विश्वास पूर्वक जीना, विश्वास से जीना। पहले विश्वास की अनुभूति, फिर इसके बाद विश्वास से जीना, है ना। और विश्वास के लिए जीना। विश्वास के लिए जीने का मतलब है कि जब हम परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र की अखंडता को पहचानते हैं, है ना, अखंडता में ही विश्वास होता है। यदि खंड खंड है, लड़ाई झगड़ा संघर्ष है, तो विश्वास नहीं होता। तो एक ऐसा समाज बनाना जो अखंड समाज हो, जहाँ पे अखंड व्यवस्था हो, है ना। जहाँ अखंड व्यवस्था का मतलब है जिसको निरंतर व्यवस्था हो, सार्वभौम व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था को ही हम कह रहे हैं कि वो स्थिति है। तो विश्वास की स्थिति अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है। मानव जाति जो है परिवार, विश्व परिवार तक जो है सूत्रित हो जाए, परिवार से विश्व परिवार तक सूत्रित होके एकत्व को, सामरस्यता को, है ना, पहचान ले। जो एकता है उसको पहचान ले, जो आपस में सामरस्यता है उसको पहचान ले, एकता के सूत्र को पहचान ले, है ना, एक दूसरे से। जैसे कैसे परिवार में सभी संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। अभी एक ही बच्चा देखिए सबको जोड़ लेता है ना। तो जुड़ा हुआ रहता है, सूत्र जो है आपस में, जो इसी सूत्र को पहचान के इसी का अनुकरण अनुसरण करना है। यही सूत्र परिवारों की परस्परता में, क्योंकि परिवारों की परस्परता रहती ही है, क्योंकि हमारी माँ जो है किसी और परिवार से आती हैं, पत्नी किसी और परिवार से आती है ना। हमारे परिवार में जो और भी महिलाएं हैं, या तो हमारे घर की बहनें जो है वो किसी और परिवार में जाती हैं, और परिवारों की बहनें हमारे परिवार में आती हैं ना। तो परिवारों की परस्परता रहती ही है। तो परिवारों की परस्परता में विश्वास कैसे स्थापित हो जाए, परिवारों की परस्परता में जो स्थापित मूल्य है उसकी अनुभूति कैसे होने लगे, इसी को कह रहे हैं कि ये मानवीयतापूर्ण व्यवहार है, मानवीयतापूर्ण आचरण है, उसी में सुख है। यदि परिवारों की परस्परता में द्वेष है, भय है, आशंका है ना, विरोध है, लड़ाई झगड़े हैं, हिंसा है, तो सुख नहीं है। ऐसा कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा करता हुआ समाज जो है वो सुखी कैसे कहला सकता है, वो तो सुखी नहीं। और वो अपेक्षा भी नहीं है। कोई लड़ता हुआ आदमी भी लड़ना नहीं चाहता है ना, जो युद्ध की चर्चा करता हुआ आदमी भी युद्ध नहीं चाहता है ना। जैसा जनवाद में लिखा बाबा जी ने कि हम लोगों का पूरा संवाद जो है युद्ध को लेकर ही है। पूरे मीडिया में आप देख लीजिए, सारे चैनल में युद्ध युद्ध चलता रहता है ना। तो जितने भी चैनल देखें, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं चाहते। हमारे, मेरे एक मित्र हैं मेजर जनरल पीके सहगल, वो टीवी पे आते रहते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में। तो मैंने उनसे कहा कि आप कारगिल के इंचार्ज थे मेजर जनरल होने के कारण। तो मैंने कहा कि ये बताइए, आप सामने आदमी को कैसे गोली मार सकते हैं, चाहे भले वो पाकिस्तानी। ये कैसे हो जाता है, मतलब कि आप किसी आदमी को गोली मार। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग गोली मारते रहते हैं? तो हमने कहा तो क्या करते हैं, गोलियां तो चलती रहती हैं। कहने नहीं, वो गोलियां केवल इसलिए चलाते हैं लोग आगे नहीं आए। हम चाहें तो एक ही दिन में, एक घंटे में जो है आधी पाकिस्तानी आर्मी को खत्म कर सकते हैं। एक घंटा भी नहीं लगेगा, आर्मी साफ हो जाएगी, है ना। लेकिन हम भी तो इंसान है ना, किसी इंसान को मारने में जो है हाथ कपने लगते हैं। तो वो जो गोली चलाते हैं वो ऐसी चलाते हैं ताकि उनको लगे नहीं, वो आगे नहीं आए, घुसपैठ नहीं करें, इसके लिए गोली चलती रहती है तब 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 ऐसा। तो मतलब जो युद्ध की मानसिकता के लिए जिसको हमने तैयार किया है, उसके अंदर भी मानवीयता का बीज रहता ही है ना। वो भी नहीं चाहता कि किसी को हमको मारना पड़े। लेकिन जो विधि है, हमने गलत विधि का अनुसरण किया, उसके कारण से ये समस्या हिंसा के रूप में है। करोड़ों लोग हम लोग युद्ध में मार रहे हैं, करोड़ों लोग। यदि आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में करीब 10-15 करोड़ लोग मरे थे, है ना। युद्ध में तो कम मरे थे, 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा लोग मरे थे, लेकिन युद्ध के बाद जो स्थितियां बिगड़ी उसके कारण से
ज़्यादा लोग मरे। जैसे फ्लू आ गया, उस फ्लू में काफ़ी लोग मर गए। टोटल यदि लॉस देखें ह्यूमन लॉस तो करीब 10 से 12 करोड़ के बीच में ह्यूमन लॉस हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अभी तक जितने लोगों को मारा है युद्ध में, छोटे-छोटे युद्ध में, वो भी यदि आप गणना करोगे तो 20-25 करोड़ लोगों को हम युद्ध में मार चुके। हम लोग वहाँ पर खड़ी है पूरी मानव जाति, वहाँ से निकालना है और उसका बीज जो है वो परिवार है। परिवार में यदि हम संघर्ष विहीन, है ना, युद्ध विहीन, हिंसा विहीन, विरोध विहीन यदि हम परिवार बना सकते हैं तो समाज बना सकते हैं। यदि परिवार नहीं बनता है तो समाज नहीं बन सकता। इतना बड़ा काम है यदि हमको पूरी, क्योंकि यदि परिवार में हम झगड़ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, तभी समाज में कर सकते हैं, नहीं तो समाज में कैसे करेंगे, क्योंकि संस्कार ही नहीं। तो संस्कार की जो मूल भूमि है वो परिवार है। तो इसलिए परिवार को समाधान समृद्धि संपन्न बनाना सबका दायित्व है ना। यही दायित्व जो है हिंसा युद्ध मुक्त समाज का निर्माण कर सकता है। उसके लिए हम सब लोगों को अस्तित्व सह अस्तित्व है इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। यानी जो जीना है वो साथ साथ ही होता है, सुखपूर्वक जीना साथ साथ होता है, अकेले जीना होता नहीं। अकेले उत्पादन भी नहीं होता, अकेले कोई व्यवसाय नहीं होता, अकेले कोई व्यवहार नहीं होता, अकेले कोई आचरण नहीं होता। आचरण भी दूसरे के साथ ही होता, परस्परता में होता है। इसलिए दूसरे के साथ जीना, है ना, साथ साथ जीना, यही मूल रूप से सह अस्तित्व सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर हमको परिवार से विश्व परिवार तक परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को सूत्रित करना है। ऐसा करके हम सर्व सुख की ओर, जो मानव जाति की अनंत काल से जो अपेक्षाएं हैं अखंड समाज वसुधैव कुटुंबकम की, सार्वभौम व्यवस्था की, वो पूरी हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामनाएं जो है पूरी हो सकती है। उसका मूल जो है वो परिवार है, व्यक्ति नहीं। और इसीलिए बार बार बाबा जी ने कहा है कि व्यक्ति में कोई आचरण नहीं है, व्यक्ति में कोई कार्यक्रम नहीं है, व्यक्ति में कोई लक्ष्य भी निश्चित नहीं होता है। समृद्धि का लक्ष्य व्यक्ति में नहीं होता है, समाधान का लक्ष्य भी व्यक्ति में नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति का समाधान भी संबंध में प्रमाणित होता है, संबंध में ही प्रमाणित होता है। संबंध नहीं है तो समाधानित ही सिद्ध नहीं होता। जैसे हम लोग कल बुद्ध की बात कर रहे थे, बुद्ध जो है अपने आप में समाधानित व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा कल्पना बनता है। यदि वो समाधान की निरंतरता नहीं आई तो समाधानित थे ये सिद्ध नहीं होता, है ना। हम लोग उन पे अविश्वास नहीं करें, हम ऐसा मान सकते हैं उनके अंदर कुछ घट गया था, लेकिन वो मानव परंपरा में नहीं आ पाया, है ना। ऐसे ही बाकी लोगों का भी ऐसे ही है, जितने भी धर्माचार हुए हैं, जिस अपेक्षा से हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से धर्माचार हुए, दर्शनकार हुए, आचार्य हुए, है ना, भगवान हुए, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः घटा नहीं, अभी तक नहीं घटा है ना। वह जो कामना है मानव जाति की वो तृप्त हो सके, इसी तृप्ति के अर्थ में हम लोग मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद का अध्ययन कर रहे हैं। मूल प्रयोजन ये है ना। तो इसलिए व्यक्तिवाद से निकलना पड़ेगा। हम लोग व्यक्ति के आधार पे समाधान, जैसे जो ध्यान के ऊपर कल हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान की सभी पद्धति व्यक्तिवादी। मैं ध्यान करूंगा, मैं ही शांत होऊंगा, बाकी कोई शांत नहीं, है ना। तो हो सकता है मुझे अच्छा लगे, मैं शांत हो जाऊं, लेकिन दूसरे को उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मैं सहयोग करूंगा तो सबको लाभ होगा, है ना। मैं यदि संबंध का निर्वाह करूंगा तो सबको फायदा होगा, है ना। तो सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका सुख हो, उसमें मेरा भी सुख है। मैं, जैसे माता पिता बच्चों को अच्छा बना पाते हैं तो माता पिता सुखी होते हैं, है ना। यदि वो केवल मेडिटेशन करते रहे, वो बच्चे बिगड़ जाएं तो माता पिता सुखी नहीं हो सकते, कितना भी मेडिटेशन कर, है ना। कितना भी आप मेडिटेशन कर लीजिए, यदि बच्चे खराब हो गए, परिवार खराब हो गया, है ना, समाज खराब हो गया, तो मेडिटेशन करने। मैं सुमैया विद्या विहार में था तो पंडित श्री अपने रवि शंकर जी महाराज, इनके कुछ शिष्य आए, तो हमारे यहाँ सुमैया में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। तो उन्होंने कहा कि हमारे ध्यान का करने से आत्महत्या की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है ना। तो सुमैया जी ने उनको, हम लोग जो जितने डायरेक्टर थे उनके उसमें बुलाया, उन्होंने अपनी पूरी बात की। उससे पहले हमसे उन्होंने पूछ लिया था
आप जीवन विद्या का काम करते हो, ये लोग ये प्रस्ताव लेके आए हैं, आपका क्या कहना है? हमने कहा यदि ऐसा कुछ करते हैं तो हमको इनको अवसर देना चाहिए। तो कह रहे कैसे अवसर दे सकते हैं इनको? हमने कहा ऐसे दे सकते हैं कि विदर्भ में किसान बड़ी मात्रा में आत्महत्या कर रहे हैं, हम इनको 100 गांव या 50 गांव दे देते हैं, आप वहाँ काम करिए, एक भी किसान आत्महत्या नहीं करना है करे, और जो भी आपका खर्चा है वो सुमैया ट्रस्ट देगा। हमने कहा आप ऐसा प्रस्ताव रख दीजिए। कह रहे ये बहुत ठीक बताया था। फिर आए, उन्होंने पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से प्रेजेंटेशन किया। सुमैया जी ने कहा हम बिल्कुल सहमत हैं, इससे हो सकता है, प्रयोग करके हम देखना चाहते हैं, हमारा ट्रस्ट इसके लिए तैयार है। आप विदर्भ के 100 गांव ले लीजिए, 100 गांव में आपको जितने लोग लगाना उतना लगाइए, हम सारा खर्चा हम देंगे, एक भी आदमी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने जो है अपना प्रेजेंटेशन बंद किया। उन्होंने कहा वो तो अलग कारण है, वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो व्यक्तिवादी अध्यात्म से नहीं होता। किसान की जो आत्महत्या है उसका कारण दूसरा है, लाखों किसान आत्महत्या करते हैं, आपको पता ही होगा, शायद खबरों में आप लोग सुनते होंगे। आज भी हिंदुस्तान में कम से कम 10 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं साल में, इतना बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और उनकी आत्महत्या हमारे लिए दुखी नहीं है, पीड़ा नहीं है, यानी हम उनको अपना मानते ही नहीं है। जो अन्नदाता है उसको हम अपना मान ही नहीं रहे, वो अपना भोग रहे, हम तो ऐसा मान लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो अपनी सीमा है, हमारी अपनी लिमिटेशंस है ना, हम क्या कर सकते हैं ऐसा। यानी उनके योगदान को भी हम नहीं हो रहे हैं और हमारी संवेदना भी वहाँ तक नहीं, हमारी चेतना का विकास भी वहाँ तक नहीं। तो समाधान व्यक्तिवादी विधि से नहीं होता, सहअस्तित्ववादी विधि से हो सकता है। यदि परिवार जो वहाँ पर भी जो हुआ है वो सब स्पर्धा के कारण, बैंक से कर्जा लेने के कारण, आपने प्रॉपर्टी बेच के जो है ट्रैक्टर खरीद लिया, फिर उसका दबाव आ गया, या बंदूक खरीद ली बुंदेलखंड में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके आर्थिक समस्याओं को जन्म दे देती। वो प्रवृत्ति परिमार्जित होकर कैसे उनमें संस्कार उदय हो। साथ में खेती होती, जैसे हम लोग पिछले कई दिनों से 2-3 महीने से बात कर रहे हैं भैया के साथ, तो हमने कहा आप सबके पास 5-5, 10-10 एकड़ जमीन है ना। अब आप एक यदि गौशाला बनाना चाहो तो आपके बस की बात नहीं है। एक परिवार जो है गौशाला को संभालेगा, खेती नहीं कर सकता, पूरा परिवार लगता है। 10 गाय रख लो आप, पूरा परिवार लग जाएगा, तो आप खेती कैसे करोगे? तो मैंने कह दी 10 परिवार एक हो जाएं, है ना, सब परिवारों से 2-2 गाय लेके एक गौशाला बना दें, कामन गौशाला, कामन भूसा रखने की जगह बन जाए, है ना। और एक परिवार को उसमें लगा दें, भाई तुमको जो है केवल दूध का काम देखना, खेती हम लोग करेंगे सब मिल। तो हमने कहा भाई सब पूरा का पूरा गांव समृद्ध हो जाए, आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगे। एक आदमी कर नहीं सकता खेती, भी एक परिवार के बस की बात नहीं, कम से कम 2 परिवार चाहिए। तो इसलिए जो लोग खेती करते हैं वो किसी को पाल लेते हैं, लेबर का परिवार आके उनके यहाँ रहने लगता है ना। पूरे गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार और उत्तर प्रदेश की लेबर जो है वो खेतों में रहती है, वही खेती करती है। बाकी जमींदार लोग थोड़ा बहुत देखते वेखते हैं ना, जिनके पास ज़मीनें हैं। ऐसा क्योंकि खेती होती नहीं है, एक परिवार की सीमा में नहीं होती। उत्पादन के जो अच्छे काम हैं वो कई परिवारों के योगफल से ही होते हैं, है ना। जो उद्योग धंधे हैं वो भी ऐसे ही हैं, एक परिवार थोड़ी कर सकता है, कई परिवार मिलके ही कोई उद्योग का संचालन कर सकते हैं। इसीलिए यदि हमको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था विकसित होती है तो व्यवस्था सूत्रित हो सकती है और सर्व की समृद्धि का सूत्र निकल सकता है ना। सबके जीने जीने को आसान किया जा सकता है ना। उसके मूल में जो बात है वो सह अस्तित्व ही है, और सह अस्तित्व के प्रति सबकी स्वीकृति है। प्रकारांतर से शिक्षा ने मानसिकता ऐसी बना दी है जिसने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है। व्यक्तिवाद जो है वो एक फिलॉसफी से आया है, जिसको क्या बोलते हैं, वो फिलॉसफी मानो, जो व्यक्तिवाद आया है, जो इंडिविजुअलिज्म, वो जो फ्रेंच फिलॉसफर है ना,
नाम नहीं याद आ रहा, जिसकी पत्नी ने वो सेकंड सेक्स किताब लिखी थी। सीमोन का जो पति है उसने एक एजुकेशनल फिलॉसफी दी, उसी से उस फिलॉसफी का शिक्षा में प्रयोग है। सात्र, जॉन पॉल सात्र है ना, जॉन पॉल सात्र ने एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक सिद्धांत दिया। एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी को शिक्षा की वस्तु में इनकॉर्पोरेट किया गया, उससे जो है इंडिविजुअलिज्म बढ़ा पूरी दुनिया में। इंडिविजुअलिज्म, शिक्षक की भूमिका भी बदल गई। वो कह रहे हैं कि शिक्षक किसी विद्यार्थी को कुछ सिखाएगा नहीं, विद्यार्थी जो करना चाहता है उसमें शिक्षक सहयोग करेगा, है ना। इसलिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आ गई। प्रोजेक्ट स्टूडेंट तैयार करेगा, टीचर का रोल है केवल प्रोजेक्ट में सहयोग करना है, वो भी यदि स्टूडेंट मांगेगा तब, अदरवाइज नहीं करना। तो इसने व्यक्तिवाद को जो है पूरी शिक्षा में परकुलेट कर दिया। इसीलिए हमारा समाज पिछले 20 साल में व्यक्तिवादी हो गया, परिवार व्यक्तिवादी हो। सब परिवार में जो पारिवारिकता थी वो खत्म हो गई, जो सामाजिकता थी वो खत्म हो गई। गांव का अपना एक चरित्र होता था वो खत्म हो गया, शहरों का चरित्र था वो खत्म हो गया। जैसे भदोई करके एक जगह है जहाँ पर कालीन बनते हैं यूपी में, तो उसका एक कैरेक्टर था कालीन, कारपेट, बहुत बढ़िया कारपेट बनाते, वर्ल्ड क्लास के, पूरी दुनिया में उनका भदोई के कालीन जो है वो प्रसिद्ध है। उसका अपना एक कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर लॉस हो गया क्योंकि व्यक्तिवाद आ गया, सब अपना अपना धंधा करने लगे, वो गुणवत्ता गिर गई। जैसे कश्मीर का जो पश्मीना शाल होता था, उसका गुणवत्ता गिर रही है क्योंकि वो परिवार टूट रहे। तो पहले मिलजुल के काम करते थे, गुणवत्ता होती थी, है ना। अब अलग अलग लोग काम करते हैं तो उससे गुणवत्ता, क्योंकि आप पास ऊर्जा ही नहीं है ना, आपकी सारी ऊर्जा अपने जीने में ही लग गई, तो आपके पास जो उसकी गुणात्मक विकास की जो प्रवृत्ति थी उद्योग में, वो भी नहीं हो पा रही, इसलिए क्वालिटी नहीं आ रही है। फिर क्वालिटी कहाँ जा रही है, तो इंडस्ट्रीज में जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है एक सिस्टम को डेवलप कर लेती। तो जो कुटीर उद्योग का जो अपना एक कैरेक्टर था वो लॉस हो रहा है, उसकी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर से परिवार को तोड़ता है ना। क्यों तोड़ता है, एक इंडस्ट्री हमने कहीं लगा दी तो दूर दूर से परिवार के लोग नौकरी करने वहां आ जाते हैं, अपने अपने माता पिता को छोड़ के, अपने माता पिता छोड़ के इंडस्ट्री में नौकरी करने आए, तो वो बड़ा परिवार एकल परिवार में बदल जाता है। अब मान लीजिए पत्नी भी नौकरी करती है, पति भी नौकरी करता है, जैसा महानगरों में है कल्चर है। अब उनके बच्चे किसी क्रैश में पढ़ते हैं या किसी नौकर से पलते हैं, है ना, ये स्थिति हो जाती, तो परिवार टूटता है, व्यक्तिवाद बढ़ता है। अब पत्नी भी कमाती, पति भी कमाता, दोनों का बैंक बैलेंस अलग है, दोनों का फ्रेंड सर्किल अलग है ना, दोनों का जो वो है, तो फिर वो धीरे धीरे उसमें आ जाता है कि भाई आप अपने मित्रों को देखो, मैं अपने मित्रों को, आप मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करो, मैं आपके में नहीं करूँ। यदि परिवार को बचा के रखना है तो हस्तक्षेप मत करिए। तो परिवार तो खत्म हो गया, एक कंप्रोमाइज है, समझौता है, समझौते में जी रहे हैं। केवल एक घर के रूप में एक छत है जिसमें हम सब एक साथ रहते हैं, लेकिन परिवार नहीं, वहां व्यक्तिवाद आ गया। फिर व्यक्तिवादी परिवार हो गए। व्यक्तिवादी परिवार का मतलब है मेरे को अपने परिवार को देखना है बस, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा। तो ये व्यक्तिवादी परिवार है। व्यक्तिवादी परिवार भी समाज के रूप में सूत्रित नहीं होगा, है ना। तो समाज के रूप में सहअस्तित्ववादी परिवार भी हो सकता है। तो उसके लिए सहअस्तित्व को समझना है। सहअस्तित्व को कैसे समझना है कि भाई हमारे परिवार की सभी आवश्यकताएं जो है समाज से ही पूरी होती हैं, ये मानसिकता को बच्चों में स्थापित करना। हमको जो भी कुछ सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी प्यार भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है, वो समाज से मिल रही है। ये मानसिकता रहने से बच्चे में वो सह अस्तित्व की मानसिकता आती, तो वो समाज में सूत्रित होती है। समाज में एक दूसरे का सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति ममता वात्सल्य का भाव आता है बुजुर्गों में। बुजुर्ग भी ऐसा मानते हैं कि जो पड़ोस का बच्चा है वो भी मेरा ही बच्चा है ना। जो हमारे यहाँ था प्रकारांतर से कुछ कुछ था, लेकिन वो धीरे धीरे विलय हो गया, है ना। तो गांव की लड़की कहीं शादी होके जाती थी तो यही मानते थे वो हमारी लड़की है, ऐसा मानते अभी भी कुछ कुछ जगह बचा हुआ है। तो कुछ कुछ गांव में ऐसा है कि जैसे दामान साहब आए हैं तो सभी दामान साहब ही बोलते हैं, है ना।
हमारे यहाँ बुंदेलखंड में अभी भी कुछ गांव में है कि यदि मान लीजिए आप गांव की लड़की दूसरे जगह हो गई शादी, फिर वो उसका पति जो है गांव आता है तो पूरा गांव ये मानता है कि दामाद साहब आए, ऐसा सभी उसका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, है ना। वो कोई मतलब इस तरीके से जो सामाजिकता होती है, सामाजिकता में ही सिक्योरिटी है, असामाजिकता में कोई सिक्योरिटी नहीं। बाबा ने लिखा है कि जो भय से ग्रस्त आदमी है वही आयुधों के आश्रय में जाता है ना। हथियारों के आश्रय में कौन जाएगा जो भयभीत है। अभी लोग इसको गौरव मानते हैं, इसमें क्या गौरव है, आप भयभीत लोग हो, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, है ना। भय से ग्रस्त सभी एक एक सूत्र समझने का है, उसके बड़े आयामों को देखने का है, समाज में वो कैसा जाता, राष्ट्र में कैसा जाता, मानवता में कैसे जा रहा है, उसको परिवार से ठीक करके परिवार समूह में, परिवार समूह से ग्राम, ग्राम तक उसको ले जाना है। बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, परिवार जो है समृद्ध हो सकते हैं, साफ सुथरे हो सकते हैं ना, उनमें व्यवहारिकता स्थापित हो सकती है, ऐसा हो सकता है। और बताइए तो भैया इसके सह अस्तित्व का एक व्यवहारिक रूप भी रखा मैंने और तात्विक रूप भी रखा। एक तात्विक रूप आपके सामने रखा, एक व्यवहारिक रूप रखा, और ये भी बताया कि सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति का क्या मतलब है ना, जिसको हम डूबा भीगा घेरा कहते हैं, है ना, उसका क्या मतलब। और यदि उसको हम पहचान पाते हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि ये व्यापक वस्तु है, इसका होना सिद्ध होता है। यदि ये हमको अपने में नहीं दिखता, परिवार समाज राष्ट्र प्रकृति में नहीं दिखता है, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, है ना, ये हमको नहीं दिखता है, तो कोई ब्रह्म नाम की वस्तु है या व्यापक नाम की कोई वस्तु है वो सिद्ध नहीं होता, वो वस्तु नहीं है, अवस्तु है, वो वास्तविकता नहीं है ना। इसीलिए कहा भाव के रूप में ही व्यापक वस्तु है। इस रूप में व्यापक वस्तु की संप्रक्तता को, उसकी पारगामिता को, उसमें डूबे भीगे घिरे होने को हम लोग एक व्यक्ति से लेके सर्व मानव तक इसको पहचान सकते हैं, और इसको पहचानने का अधिकार ज्ञानावस्था की इकाई में ही है, और इसको कोई जीव जानवर नहीं पहचान सकता, है ना। जीव जानवर तो नियम से नियंत्रित ही है, इसलिए उसका आचरण नियंत्रित है ना। तो मानव में कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में एक स्थिति तक मानव पहुंच सकता है, इसको हम पहचान। जी भैया ये ध्यान और जो मेडिटेशन है वो तो उसका डिफरेंस तो मालूम हो गया, और इसमें एक ध्यान के रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा ऐसा बनता है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ध्यान जो है वो व्यक्तिवादी प्रोसेस है, और उसमें हमारी जो अल्टीमेट जो उसमें होता है वो आशा विचार इच्छा है उसकी चुप हो जाती है, राइट। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितने भी लोगों ने ये जो समाधि या उसका जो प्रोसेस किया है तो उससे उनको ही उपलब्धि हुई है, दूसरे उसकी परंपरा नहीं बन पाई और समाज को उपलब्धि नहीं हुई। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। फिर भी कहीं न कहीं एक ये नहीं, डाउट। नहीं, इसमें थोड़ा सा संशोधन है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया उन्होंने, नहीं, कुछ नहीं हाँ, किया वैसा नहीं है, पर उसकी परंपरा नहीं बन पाई। उसकी परंपरा नहीं बनी। तो एक चीज़ ये एक क्लियर हो गई। फिर उसके बाद इसमें भैया ये प्रश्न रहता है कि अभी भी बोलते हैं कि ध्यान और ये मेडिटेशन करने में करने के बाद थोड़ा एक जो भी लोग करते हैं वो बोलते हैं कि एक गुड फीलिंग आता है, राइट। हाँ, तो अभी मुझे ये डाउट है कि हमारा जो जीवन है उसका एक जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस होता है वो एक जो हमारे सोचने की जो क्रिया है, तो हमारा जो जो सोच है वो चलता ही रहता है, स्टॉप नहीं होता। वो बाय नेचर है। अगर उसको स्टॉप करना है तो जैसे हमें थॉट ज़ीरो थॉट करना है तो उसके लिए हमें प्रवृत्तियाँ करनी पड़ेगी या उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो मेडिटेशन करने के बाद हमें अच्छा फ़ील क्यों होता है भैया? ये प्रश्न था। नहीं, इसको आप रिलेटिवली देखिए, आपको अपनी माँ के साथ अच्छा फीलिंग होता है और मेडिटेशन में अच्छा फीलिंग होता है, ज्यादा अच्छा फीलिंग किस में होता है? नहीं, मुझे तो माँ के साथ ही फीलिंग होता इसलिए जो ज्यादा अच्छा फीलिंग होता है उस तरफ जाना चाहिए। है। ओके, किसी भी मेडिटेशन में जो माँ के साथ अच्छा फीलिंग होता है वो आ ही नहीं सकता, ओके।
ठीक है, जैसे मित्र के साथ अच्छा फीलिंग होता है, आपका यदि कोई रियल फ्रेंड है, तो उसके साथ एक रियल आपको एक फीलिंग होता है, अच्छा फीलिंग होता है, और एक मेडिटेशन में होता है, किसमें ज़्यादा अच्छा फीलिंग? मेडिटेशन तो मैं भैया करता नहीं हूँ नहीं, इसलिए। नहीं, आप नहीं हाँ, करते हो, वो अलग मुद्दा है, हाँ, लेकिन जैसे मैंने किया है, मुझे हुँ, पता है। ओके। मैंने तो वर्षों मेडिटेशन किया है ना? तो अच्छा फीलिंग तभी होता है, इवन ये तक होता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मित्र आ जाए, तो मैं मेडिटेशन छोड़ के उससे बात करने लगता हूँ, है ना? मेडिटेशन बाद में कर लेंगे, अभी मित्र आया है तो बात कर लेंगे, है ना? और वो फीलिंग ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी की निरंतरता हो सकती है, मेडिटेशन की निरंतरता नहीं हो सकती, संबंध निर्वाह की निरंतरता हो सकती है ना? मेडिटेशन आप एक सीमा से ज़्यादा नहीं करते, 1 घंटे से लेके 18 घंटे तक आपका, 24 घंटे नहीं करते, संबंध निर्वाह 24 घंटे करते। निरंतर सुख यदि है तो वो संबंध निर्वाह में ही है, मेडिटेशन में नहीं। 1 घंटे भी कर लो आप तो थक जाओगे, 2 घंटे में बहुत थक जाओगे, 3 घंटे के बाद तो आप, कोई आपको बिठाएगा तो आप लड़ने लगोगे। आपसे कहें 3 घंटे मेडिटेशन करना, आपको तो अच्छी फीलिंग आती है, 3 घंटे बैठिए, 5 घंटे बैठिए, अच्छी फीलिंग आ रही है, 5 घंटे बैठिए, है ना? तो वो वैसे ही है, जैसे आप रसगुल्ला खाएंगे, 1 खाएंगे अच्छा लगेगा, 2 खाएंगे थोड़ा खराब लगेगा, 3 खाएंगे और खराब लगेगा, 4 खाएंगे और खराब, 5वें छठवें के बाद आप उल्टी कर देंगे, या आप किसी से लड़ पड़ेंगे, क्या है? वो जो अच्छी फीलिंग है वो वैसे ही है, मेडिटेशन की अच्छा फीलिंग। तो भैया इसको जो ऐसे अच्छी फीलिंग है वो मूल्यों की ही है, और मूल्यों की है। मूल्यों की फीलिंग केवल रिलेशनशिप में ही है ना? आदमी आदमी से ही खुश होगा। आदमी आदमी से ही खुश होगा, क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह बराबर। अस्तित्व में ही, साथ साथ जीने में, साथ साथ रहने में ही सुख है, अकेले रहने में, अकेले मेडिटेशन का सुख नहीं। हाँ, आपको गणित करना है तो गणित में ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना? आपको फिलॉसफी समझना है तो फिलॉसफी में ध्यान लगाना, आपको न्याय को समझना है तो न्याय पे ध्यान लगाना, संबंध को समझना है तो संबंध पे ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान लगाने को मना नहीं कर रहे, जैसे आपको अच्छा खाना बनाना है तो ध्यान पूर्वक ही बनाना पड़ेगा। आप सोचो कि मेडिटेशन करते करते खाना बनाएंगे और अच्छा बन जाए, वो नहीं होगा, बिगड़ेगा ही, है ना? आपका अगर मेडिटेशन का ज़्यादा अभ्यास हो गया, आपका पराठा जलेगा ही, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं ना पराठे पे, सब्जी पे। तो कभी नमक ज़्यादा होगा, कभी तेल ज़्यादा होगा, कभी कुछ होगा, क्योंकि आपका ध्यान खाने में नहीं। तो हमको जो भी सीखना है वो ध्यान पूर्वक ही सीखना होता है। तो पहले तो हम ये तय कर लें कि ज़्यादा सुख किस में है। जैसे आपने कहा कि ज़्यादा सुख संबंध में है ना? जो गुड फीलिंग है वो ज़्यादा उसमें। तो भैया अभी जब वैसे मतलब इसमें क्या होता है कि मेडिटेशन में लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन की पावर जो है बढ़ती है हाँ, एकाग्र होने की। तो मेडिटेशन अगर कोई इस रेफरेंस में कर रहा है कि मैं जो कुछ भी अभी समझना है, सोचना है या तो फिर जो करना है, उसको उसके लिए भी एकाग्र होने की एक शक्ति बढ़ाने के लिए अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है तो तो ऐसा बढ़िया है। होता नहीं ऐसा कि होता नहीं है वैसे, पर मान लो कर रहा है तो अच्छा है। देखना चाहिए कुछ सुधर रहा है कि नहीं, आचरण में सुधर रहा है कि नहीं। जैसे एक मट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, वो मेडिटेशन करके मट्टी का बर्तन बनाए और अभ्यास पूर्वक बनाए, तो परिमार्जन किस में आएगा? अभ्यास नहीं पूर्वक मतलब ही। बिना जैसे अभ्यास के तो वो बना ही नहीं पाएगा मेडिटेशन, तो अभ्यास वो एडिशनल पार्ट हो गया फिर। एडिशनल पार्ट है वो तो ना? ऐसा नहीं और है कि सिर्फ क्या मेडिटेशन होता करने है, से वो बन जाएगा। करते करते एकाग्रता आती है। जैसे आप तो हीरे के तराशने का काम करते हैं आप लोग, है ना? तो जो काम करने वाला आदमी करते करते तन्मय हो जाता है, फिर उसको ख्याल नहीं रहता है, उसमें डूब जाता है, वो एकाग्रता ही है ना वो उसकी। जैसे मान लीजिए मैं अपने को ही देखूं, मैं मध्य दर्शन को पढ़ते पढ़ते उसमें डूब गया, एकाग्र हूँ, इसलिए मैं भटकता नहीं हूँ, मेरा कंसंट्रेशन बना रहता है, एकाग्रता बनी रहती है। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, जब मैं आपसे संवाद करता हूँ उस समय इधर उधर का कुछ भी याद नहीं, उस इसको समझाने के अर्थ में ही कोई चीजें आती हैं, फ्लैश होती है ना, और कहीं नहीं जाता। तो ये मेरे अंदर विकसित हो गया अभ्यास करते करते, बोलते बोलते शब्दों का चयन अपने आप होता जाता है, क्योंकि एकाग्रता बनी रहती है ना। मेडिटेशन करने से वही स्थिति जो बाबा जी ने कही थी कि मैं अच्छा अभिव्यक्त नहीं हो पाऊंगा, अच्छा लिख नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा,
व्यवहार नहीं कर पाऊंगा, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा, है ना, केवल मेडिटेशन करता रहा। फिर दूसरा है कि या तो मेडिटेशन किसी प्रॉब्लम हो, पहले आप जैसे बाबा जी के पास एक समस्या थी, उसके लिए उन्होंने मेडिटेशन किया, तो हम पहले समस्या पहचान लें, ये समस्या है, इसके समाधान के लिए मेडिटेशन करना है, तो आपका मेडिटेशन एक निश्चित दिशा में हो जाए, समाधान के लिए मेडिटेशन। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि पूरी मानव जाति दुखी है, हिंसा से ग्रस्त है, इसको दूर करने के लिए मेडिटेशन करिए, तो फिर आपके अंदर विचार आएगा कैसे कैसे हिंसा ठीक हो सकती है, क्या हो सकता है, कहाँ से हिंसा का स्रोत क्या है, कैसे, तो आपका मेडिटेशन सफल है यदि समाधान तक पहुंच गए। समाधि ही, जिसको समाधान ही समाधि है, समाधि में विचार शून्यता होती, समाधान ही विचार शून्यता है, क्योंकि समाधान से पूर्व तक विचार है, समाधान के बाद विचार नहीं है, तो इसलिए विचार शून्यता समाधान है। जैसे जब तक समस्या है तब तक विचार है, समाधान के बाद फिर विचार नहीं, समाधान। तो हमने विचार शून्यता को लक्ष्य मान लिया है, जबकि समाधान लक्ष्य है, विचार शून्यता लक्ष्य नहीं, समाधान है। विचार शून्य, फिर कोई दूसरी समस्या होगी फिर विचार चलेगा। विचार तृप्त कहेंगे कि विचार शून्य कहेंगे? है समाधान के बाद विचार तृप्त कहेंगे कि विचार शून्य कहेंगे? मतलब जिस अर्थ में अपन विचार शून्यता शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तृप्ति, तृप्ति भी तो वही है ना, अब शून्य है विचार, जरूरत नहीं है विचार तृप्त हो गया तो विचार नहीं, तो विचार जैसे मान लो आपने घर बना लिया, अब घर के लिए विचार करने की जरूरत नहीं, फिर कभी कोई घर में प्रॉब्लम हुई, तब फिर आप फिर विचार करेंगे यार इसको कैसे ठीक करना, ठीक हो गया फिर विचार हो गया, फिर विचार, फिर कोई दूसरी जगह विचार चले। तो हमेशा विचार क्रिया समाधान के लिए ही चलती है, समाधान आने के बाद उस संबंधी जो विचार है वो रुक जाता है दूसरे। मतलब भैया कि जब अब मान लीजिए कोई समस्या नहीं है तो ज्यादा विचार नहीं, फिर व्यवहार होता रहता है, तो फिर व्यवहार के अर्थ में विचार चलता है ना, व्यवहार निर्वाह के लिए अच्छा आचरण कैसे करना, अच्छा संबंध निर्वाह, उसके लिए विचार चलता। अब मान लीजिए अच्छा ही आचरण होने लगा, तब फिर विचार ही नहीं चलता, व्यवहार की निरंतरता हो जाए। जैसे मान लो केयरिंग करने का एक संस्कार है, पहले अभ्यास होगा, है ना, कोई भी मेहमान आएगा हमको इन इन चीजों का ख्याल रखना है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि आपने 10, 20, 25 लोगों के साथ कर दिया, फिर आपको विचार ही नहीं करना, आप करते ही जाओगे, आपको ये भी पता नहीं रहेगा कब मैंने केयरिंग कर दी, क्योंकि वो तो आपके संस्कार में आ गया, है ना। तो ये मतलब जैसे, लेकिन विचार तो किसी बड़ी व्यवस्था के लिए चलता ही रहेगा ना, ऐसा नहीं है ना कि विचार मतलब शून्य हो गया, मतलब जैसे कोई एक परिस्थिति या तो फिर कोई एक वस्तु के लिए बंद हो गया। इसीलिए मैंने उसको संशोधित किया। अभी जो मेडिटेशन की पद्धतियां कुछ लोग सिखा रहे हैं उसमें विचार शून्यता कर रहे हैं, विचार शक्ति का को छीन कर रहे हैं, छीन करते 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 विचार शून्य। ऐसा व्यक्ति ना बोल पाता है, ना लिख पाता है, ना नौकरी कर पाता है, ना अभिव्यक्त हो पाता है ना, ना कोई कला आदि में उसमें निखार आता है, क्योंकि वो तो विचार शून्य। उसमें भी एक रस आता है, जो आपने कहा विचार शून्यता का भी एक रस है, वो रस बना रहता है ना, उतना ही है। जैसे एक नशे का भी रस होता है ना, नशे का, जैसे मान लो कोई अफीम खा ले, उसके बाद उसका जो रस होता है वो आपको आदत के रूप में पड़ जाता है, फिर आपको लगता है कि अफीम मिलती रहे, फिर अफीम नहीं मिलती है तो आप चोरी करते, सारे अफीमची चोरी करते, है ना। जैसे लोग गाड़ियाँ तोड़ के, कांच तोड़ के वो टेप निकाल के ले जाते थे, है ना, कौन ले जाते थे, अफीमची लोग, क्योंकि उसको बेचेंगे तो उनको 2 दिन की अफीम मिल जाएगी या कोई दूसरा नशा मिल जाएगा जो खरीदना, पुड़िया मिल जाएगी, उतने के लिए वो कांच तोड़ देंगे आप, है ना। और आपका टेप रिकॉर्ड 12,000 15,000 का होगा, वो 2,000 में बेच देंगे, 3 पुड़िया मिल जाए बस, ऐसा। तो वैसे ही मेडिटेशन का अगर आपको रस आ गया तो फिर आप सब संबंध तोड़ देंगे, उसी में रहेंगे, संबंध तोड़ देंगे, परिवार तोड़ देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे,
और आपका उसमें रस आ रहा है और खाना पीना मिलता रहे, खाना पीना अगर रुक गया आप मेडिटेशन छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको मेडिटेशन में रस आ रहा, आप परिवार में कोई संबंध निर्वाह नहीं कर रहे, परिवार ने तय कर दिया अब खाना नहीं देंगे आज से, अपना बनाओ अपना खाओ, सारा मेडिटेशन भूल जाएंगे। अपने कमरे की सफाई करो, अपना झाड़ू लगाओ, अपना सब करो। और ये और कह दिया कि मतलब अपना बिजली का बिल भी पे करना, अपने कमरे का किराया भी निकालना, फिर देखो आप कितना मेडिटेशन कर पाओ। फिर आप मेडिटेशन सिर्फ इसलिए करेंगे कि दूसरे को मेडिटेशन सिखाएं ताकि उससे पैसे ले लें, हमारा दुकान चलने लगे, हमारा दुकान चले, हमारा दाल रोटी खाना पीना। तो आशय तो बदल गया ना, आशय क्या हो गया, तो पता लगा सही रस उसी में है जिससे दाल रोटी खाना पीना कपड़ा लत्ता संबंध चलता, वही तो रस। क्योंकि आप नहीं तो मेडिटेशन बेचोगे कैसे, आप ज्यादा सुख के लिए मेडिटेशन बेच रहे हैं ना। ज्यादातर वही लोग मेडिटेशन बेच रहे हैं जो अकेले हैं, इन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं है, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अकेले आवारागर्दी करते घूमते रहते हैं, वही मेडिटेशन बेच के समृद्धि इकट्ठी करते हैं। सभी ने मेडिटेशन बेच के अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली, विलासिता में उसका उपयोग हो रहा है। मेडिटेशन करते हैं, इंपोर्टेड कार में घूमते हैं, ओडियो मर्सिडीज में। हिंदुस्तान के बाबा लोग यही करते हैं। विदेश भी इसीलिए जाते हैं, वहां बिकेगा, ज्यादा बिकेगा, वहां ज्यादा माल बिकेगा। मेडिटेशन में भी यही ध्यान करते रहते हैं कैसे किसको अपने ग्रिप में लेना, इसी में लगे रहते हैं, पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है। फिर वहां से पैसा लेके आते हैं, फिर यहाँ पे बड़ा महल बनाते है ना, यहाँ महल बनाते, यहाँ का आदमी बेचारा दरिद्र है, वो महल देख के आपसे आकर्षित हो जाता, आकर्षित होता फिर उसका शोषण करते हैं। आपके महल में हर जगह दान पेटियां लगी रहती है, हर जगह, और हमेशा मूर्ति के सामने दान पेटी जरूर रहती है, क्योंकि मूर्ति से ध्यान हटे तो सीधा दान पेटी पे जाना चाहिए। ऐसा ये सब दरिद्रता है, आप देख लीजिए, इससे कुछ निकला नहीं, दरिद्र खेल है। ज्ञान का व्यापार जिसको अपन कहते हैं, ज्ञान का व्यापार है, इससे अधमाधम कोई काम नहीं। ये खुद भी दरिद्रता को पैदा करता है और समाज को भी दरिद्र बनाता है ना। गलत हो तो बताइए, एकदम सही हैं? गलत हो तो बताइए, गलत तो नहीं नहीं है ना। ठीक है, तो मूल कार्यक्रम जो है जीना ही है, संबंध में सह अस्तित्व में जीना, साथ साथ जीना, संबंध का निर्वाह करना, माता पिता की सेवा करना, है ना, अपने संतान को जिम्मेदारी उत्तरदायित्व सिखाना, उसमें सह अस्तित्व को प्रतिष्ठित करना, है ना, मूल्यों मूल्यों की अनुभूति के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, यही मूल ध्यान है, इसी में ध्यान लगाना चाहिए, यही ध्यान लगाने की वस्तु है। उसी को बाबा नागराज जी ने मेरे से कहा था, न्याय पे ध्यान लगाओ। तो हम न्याय पे ध्यान लगाते लगाते न्याय रूपी ब्रह्म तक पहुंच गए, है ना, उसको हम देख पा रहे हैं, कम से कम देख पा रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए, है ना, जी पा रहे हैं वाली जगह पे जाने लगे, है ना, उस जगह पे जाना है ना, ऐसा है। ठीक है, चाय का ब्रेक करना है जी, हरिये।